ट्रेंडिंग से प्रॉब्लम है कि भाई बच्चा नहीं हो रहा है आजकल के लिए बहुत ज्यादा ये केसेस आ रहे हैं। तो आईवीएफ उनको कैसे मदद करता है, उसमें क्या क्या प्रोसीजर है, उसके लिए क्या ट्रेंड है, क्या अफवाह है, क्या मिथ है, सब आज आप जानेंगे। आईवीएफ क्या है सर, एक बेसिक स्टार्ट करते हैं। आईवीएफ क्या है? तो सर ये आईवीएफ 100% सक्सेसफुल है या किसी को खानदानी शुगर की प्रॉब्लम, कैंसर, बीपी, ये सब भी आईवीएफ के थ्रू बच्चों में जाता है क्या? स्क्रीनिंग हम कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें सर बोलते हैं कि मनचाहा बच्चा भी पैदा कर सकते हैं आईवीएफ के थ्रू, कि कोई ऐसा पेशेंट लोग, डिमांड का तो कोई कमी नहीं है। डिमांड तो आदमी आता है सर मेरे बच्चे का ब्लू आइज हो जाए, थोड़ा ब्राउन, उसको बोलते हैं डिजाइनर बेबी। देखिए आप फिर डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट पॉसिबल है? बहुत आता होगा कि मेरे को बच्चा बेटा ही करा दो या बेटी ही करा दो। अच्छा, इस पे आप लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है। तो सर ठीक है, चलिए हुआ। सैरोगेसी भी एक टर्म यूज होता है, वो आईवीएफ से कितना अलग है? सर मानते हैं इवन कि शॉप पे भी जाते हैं, अगर कुछ प्रोटेक्शन वगैरह लेना हो तो 10 बार अगल बगल देखते हैं, तो ऐसा क्यों है धारणा? तो हम देख रहे हैं इसमें जा रहा है और ऊपर से जाओ। हाँ यस, तुम इसको छोड़ दो। यस, तो ये अब उसको इंजेक्ट कर रहा है स्पर्म को, है ना? ये गया। अब देखिए जर्की मूवमेंट आएगा। जर्की मूवमेंट आया, इसका मतलब उसका जो प्लाज्मा था उस साइड का, वो लेमा वो टूट गया, ब्रेक हो गया। अब स्पर्म को उसने डाला और निकल गया। ये प्रोसीजर कंप्लीट हुआ एक कहते हैं माता पिता बनना दुनिया के सबसे खूबसूरत एहसासों में से एक है, लेकिन कभी कभी लाख कोशिश करने के बाद और बहुत प्रयास करने के बाद भी अगर किसी के घर में किलकारी नहीं गूंजती है तो वो बहुत ही दुखद होता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स मौजूद है जिन्होंने हजारों परिवार के लिए जीवन में एक उम्मीद की नई किरण जगाई है। ये बिहार के फर्टिलिटी और एम्ब्रियोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है। वर्तमान में इंदिरा आईवीएफ के बिहार हेड और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर दयानिधि जी भारत के उन चुनिंदा विशेषज्ञों में से शामिल हैं जिनमें क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी में मास्टर्स और पीएचडी दोनों की उपाधि दर्ज कर रही है। और ना ही वो 10,000 से अधिक एम्ब्रियोलॉजी ट्रांसफर बल्कि 1 लाख से अधिक आईसीएसआई प्रतिक्रियाओं में योगदान दिया है। इनके फर्टिलिटी साइंस में उनके योगदान के लिए उन्हें ईटी हेल्थ वर्ल्ड हॉल ऑफ फेम के प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है। आज हम उनसे जानेंगे आईवीएफ की दुनिया के अनसुने पहलू और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की सच्चाई। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? एकदम ठीक, आप कैसे हैं? बस सब बहुत बढ़िया सर। आज आपसे सर बात होगा बिल्कुल एज ए लेमैन। मुझे नहीं पता आईवीएफ क्या होता है, ये कैसे काम करता है। आज आपसे ए टू जेड, जो कि पब्लिकली बहुत आज के डेट में मतलब ट्रेंडिंग बोल सकते हो कि ये ट्रेंडिंग से प्रॉब्लम है कि भाई बच्चा नहीं हो रहा है आजकल के लिए बहुत ज्यादा ये केसेस आ रहे हैं। तो आईवीएफ उनको कैसे मदद करता है, उसमें क्या क्या प्रोसीजर है, उसके लिए क्या ट्रेंड है, क्या अफवाह है, क्या मिथ है, सब आज आप जानेंगे। तो सर आप हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। आईवीएफ क्या है सर, एक बेसिक स्टार्ट करते हैं। आईवीएफ क्या है? देखिए आईवीएफ मतलब होता है इन वी फॉर विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स, यू नो, फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है कि निषेचन एक्चुअली हिंदी में जी। तो इन विट्रो मतलब होता है शरीर के बाहर। ठीक है। तो आप हम सभी लोग जानते हैं कि नॉर्मल कोई भी महिला में जो बच्चे बनने की प्रक्रिया है वो महिलाओं के शरीर में होती है जी। राइट। लेकिन जब हम इसी काम को लेबोरेटरी में शरीर के बाहर कर रहे हैं, महिलाओं के शरीर के बाहर कर रहे हैं, जी। तो उसी को हम लोग बोलते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जब ये काम शरीर के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। अच्छा, वो भी आईवीएफ ही है? नहीं, इन विवो हो गया नेचुरल प्रेगनेंसी। अच्छा, इन वीवो, ओके। नेचुरल प्रेगनेंसी। आईवीएफ हो गया असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब उसमें हम हेल्प कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं कपल को कंसीव करने में। ओके। तो इसको हम लोग आईवीएफ बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए कि प्रेगनेंसी में 9 महीने का फेज नॉर्मली हम मानते हैं कि एक बच्चे का जो पूरा साइकिल होता है माँ के शरीर में, वो 9 महीने का होता है। उस 9 महीने में शुरू का 5 दिन, हाँ। यानी कि एग जब महिलाओं के ओवरी से निकलता है, ओवुलेशन बोलते हैं उसको, वो बच्चेदान वो फैलोपियन ट्यूब में आता है और उसी समय अगर पति पत्नी साथ में रहते हैं तो पति के स्पर्म जो है वो सर्विक्स यूट्रस होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, जहाँ पे दोनों मिलते हैं उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। वो महिलाओं के शरीर में होता है। अब उसी चीज को हम क्या करते हैं, महिलाओं को कुछ इंजेक्शंस लगते हैं माहवारी के सेकेंड डे से, और उनके
एग को उनको बेहोश करके हम निकाल लेते हैं। ओके। उसी में उनके पति के स्पर्म को लेते हैं हाँ। और दोनों को लैब में माइक्रोस्कोप के अंदर मिला देते हैं। अच्छा। और उनको 3 से 5 दिन तक कल्चर करते हैं। तो जो 5 दिन तक कल्चर करते हैं उसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। तो 9 महीने में जो 5 दिन का काम है ये शरीर के बाहर हो रहा है, लेकिन बाकी जो एम्ब्रियो बना है इसको हम वापस महिला के गर्भाशय में डालते हैं और फिर वो सक्सेसफुल होकर के एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। तो ये प्रक्रिया जो हम लैब में कर रहे हैं इसको हम लोग IVF बोलते हैं। और ये सिर्फ 5 दिन का होता है? नॉर्मली 5 से 6 दिन जो शरीर का जो एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया जो महिलाओं के शरीर में होना चाहिए उसको हम महिलाओं के शरीर के बाहर कर रहे हैं, बनाते हैं। तो जो प्रक्रिया महिलाओं के शरीर के बाहर कर रहे हैं वो हो गया IVF। तो सर इसमें फिर क्या डिफरेंस हो जाता है नॉर्मल बेबी बर्थ में और IVF बेबी बर्थ में? कोई डिफरेंसेस? यही तो मैंने बताया, शुरू का 5 दिन को अगर छोड़ दिया जाए जी तो नॉर्मल प्रेगनेंसी और IVF प्रेगनेंसी में फर्स्ट 5 डेज का अंतर है। और एक बार अगर कोई कपल कंसीव कर जाए तो कंसीव करने के बाद एक नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी और IVF प्रेग्नेंट लेडी में अंतर नहीं होता है। सारी प्रक्रियाएं फिर जो ग्रोथ का है, बच्चे का डेवलपमेंट का है, उसका सारी चीजें सब कुछ सेम रहता है। सेम होती है। ओके। तो फिर लोग इतना हेजिटेट क्यों करते हैं सर इसके बारे में बात करने में? अगर किसी से बात करो तो बड़ा हेजिटेट होते हैं कि IVF कराना है। एक्चुअली देखिए क्या है, हमारे समाज में या हमारे परिवार में बच्चे अगर नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग मर्दानगी से जोड़ के देखते हैं। आप समझिए, या तो अगर पुरुष देखता है कि मेरे में मर्दानगी की कमी है तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, और महिलाएं समझती है मेरे में बहुत बड़ा दोष है तो बच्चे नहीं हो रहे हैं। अच्छा। तो इस कारण से क्या होता है, जब भी ये पूरे के पूरे स्टेटस सिंबल पे आ जाएगा कि भाई मेरा अस्तित्व ही खराब हो गया क्योंकि मैं मर्द नहीं हूँ या मैं बांझ हूँ, तो लोग इसलिए बताने को नहीं, क्योंकि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट से लोग डिस्कस नहीं करना चाहता है। जैसे कि अगर मेरे स्पर्म काउंट कम है या मैं जो स्पर्मिया हूँ या मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, कोई किसी से डिस्कस करता है, चाहे दोस्त हो चाहे कोई हो, नहीं करना चाहता। हमारे समाज में भी वो खुलापन नहीं आया है हम इसको डिस्कस कर सके। तो जब भी नेचुरल बच्चे नहीं हो पा रहे हैं तो लोग एक सिर्फ पति पत्नी का इशू नहीं, पति पत्नी, परिवार, समाज, ये इतनी सारी चीजें जुड़ जाती हैं कि लोग बताना नहीं चाहते हैं और उस कारण से लोग इसको डिस्कस, क्योंकि इसको अपना ले लेते हैं कि भाई मेरे मर्दानगी पे सवाल उठ रहा है या मेरे तो बेसिकली वी आर लिविंग इन मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी, राइट? यस। हाँ। तो वो उस चीज पे ले लेते हैं, इसके कारण से लोग नहीं बताना चाहते हैं, नहीं डिस्कस करना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम सर ज्यादा किस में होता है, लेडीज में होता है या मर्द में होता है? तो देखिए, प्रॉब्लम अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पूरे वर्ल्ड में इंक्लूडिंग इंडिया 17.5% लोग इनफर्टाइल हैं। मतलब 17.5% लोग ऐसे हैं, यानी 6 में से 1 कपल ऐसे हैं जिनको कि नेचुरल कंसेप्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है। दोनों को? हाँ, कपल में बता रहा हूँ। अच्छा, कपल में दोनों को इश्यूज है? हाँ, मतलब पति, मतलब जो कपल शादी हो गया तो 17.5, 6 में से 1 कपल को दिक्कत है। अच्छा। यानी 5 नेचुरल कंसीव कर रहा है, 1 नहीं कर रहा है। हाँ। अब अगर जब हम लोगों ने फिर से इसमें देखा तो 30 से 40% अगर महिलाओं में प्रॉब्लम है, सो 30 से 40% पुरुषों में भी प्रॉब्लम है, और 10% से 20% दोनों में कुछ ना कुछ है, पुरुष और महिला दोनों में। हाँ। और कुछ लोगों में ऐसा होता है, 10% में ऐसा है कि सारे रिपोर्ट नॉर्मल थे फिर भी कंसीव नहीं करते हैं। तो ये कहना कि कौन ज्यादा जिम्मेदार है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पुरुष और महिला दोनों समान रूप से इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जिम्मेदार है। अच्छा। पुरुष महिला दोनों जिम्मेदार हैं। अच्छा, इसमें कोई मेजॉरिटी नहीं है कि मर्दों में ज्यादा प्रॉब्लम है और लेडीज में नहीं, दोनों बराबर है? हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दोनों समान रूप से जिम्मेदार। तो ये तो चलिए सर विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से हो गया, आप तो डेली बेसिस पे क्लाइंट देखते हैं। यहाँ पे भी क्लाइंट दोनों बिहार में देखिए, जब कोई कपल माँ बनता है तो एक लोग बाप भी बनता है जी, समझ रहे हैं? हाँ। तो ये प्रॉब्लम ऐसा है कि जो पति पत्नी दोनों का, अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे, किसी एक को ब्लेम नहीं करते, क्योंकि अगर एक कपल है, आपने शादी करके कपल है के रूप में रह रहे हैं और आपको बच्चे चाहिए तो 50% फादर 50% मदर, ये कंट्रीब्यूशन है, राइट? 50% जीन फादर का, 50% जीन मदर का। हाँ। कहीं भी कुछ किसी में प्रॉब्लम हुआ तो बच्चे नहीं हो पाएंगे। बच्चे नहीं हो पा रहे तो अल्टीमेटली इस लाइक कपल इज अफेक्टेड, ये पूरा एक जोड़ा अफेक्ट हो रहा है, ये कोई सिंगल। और इसमें मान लीजिए हम बोल ही दें कि चलो मर्द का स्पर्म काउंट मर्द में प्रॉब्लम है, हाँ। या औरत में प्रॉब्लम, उससे क्या फर्क पड़ेगा? प्रॉब्लम तो दोनों को फेस करना है। नहीं, तो दोनों में कंसीव नहीं कर पा रहे हैं,
हाँ। तो ये है कि सबसे बेस्ट क्या होता है, जब भी कोई कपल कंसीव नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले डायग्नोसिस होता है। ठीक है। किसी में भी लाइफ में कभी भी अगर हमको भी अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको अपना एक नॉर्मल प्रॉब्लम समझ लीजिए, तो प्रॉब्लम पता लगाना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सही बात है। अगर प्रॉब्लम पता लग गया तो फिर आप उसका उपाय देखेंगे। तो प्रॉब्लम पता लगाने के लिए चेकअप्स होते हैं, पति पत्नी दोनों हॉस्पिटल में आते हैं, दोनों का चेकअप होकर के, और सिर्फ 3-4 जांचें होती है, बहुत ज़्यादा जांच नहीं है। अच्छा। पुरुषों में कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, सीमेन का जांच होता है, महिलाओं में अंडे की जांच होगी, फैलोपियन ट्यूब की जांच, बच्चेदानी और कुछ ब्लड टेस्ट। ये और ये सब बहुत महंगा नहीं है, सिर्फ 6 से 7 हजार रुपए में जांच में आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा कि दिक्कत कहाँ पे है। अच्छा, कोई कपल अगर चाहे अपना चेक कराने के लिए कि आई एम क्वाइट फर्टाइल और नॉट, तो वो आपके पास आए और वो 4 से 5 हजार रुपए खर्च करें? 5 से 6 हजार। अगर हम देखिए 3 तरह के जांच होते हैं, अगर हमको एकदम एकदम बेसिक जांच करता है तो 1 हजार रुपये में हो जाता है। अच्छा। थोड़ा सा एडवांस जांच, क्योंकि अगर एक बेसिक जांच में नहीं पता, जैसे सीमेन जांच में नहीं पता चला और अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चला, तो फिर थोड़ा सा एडवांस जांच होगा। जैसे कुछ ब्लड की रिपोर्ट चाहिए होगी महिलाओं की, तो वो 3 हजार। अगर थोड़ा सा और एडवांस हमको कंप्लीटली पता लगाना है एकदम, जैसे कि ये सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, तो एक 7000 में इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग, 7000 के जांच में सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि कहाँ दिक्कत है। अच्छा। एंड बेस्ड ऑन दैट प्रॉब्लम व्हाट इज द सॉल्यूशन, अच्छा, व्हाट वुड बी द आउटकम ऑफ द सॉल्यूशन, अच्छा, एंड द कॉस्ट, सब कुछ बता देते हैं एवरीथिंग। तो सर ये आईवीएफ 100% सक्सेसफुल है या इसका कुछ ड्रॉबैक भी है? अच्छा एक बताइए, अगर आप शादीशुदा हैं? नहीं। अच्छा मान लीजिए बच्चे अच्छा, हो लगते जाते हैं हैं। सर नहीं नहीं, शादीशुदा। आप नहीं लगते, मैंने पूछा। देखिए जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हाँ। स्कूल का रिजल्ट 100% है? नहीं, सबका सबका तरीका अलग नहीं अलग तो है। कहीं नहीं, किसी भी स्कूल का 100% बताइए ना, नहीं। मतलब तो जब आप बच्चे पढ़ने जाएंगे तो उसका भी सक्सेस 100% नहीं है। तो एक्चुअली क्या है, आईवीएफ भी एक साइंस है, ठीक है। एक टेक्नोलॉजी है, एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसको हम हेल्प कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं एज अ साइंटिस्ट, हम ये जितने चीजें डिस्कवर हो रही हैं उन सारी चीजों को हम कर रहे हैं। ठीक है। तो जो रिसर्च कर। आईवीएफ की प्रक्रिया है ना, जो बच्चे कंसीव करने की प्रक्रिया 2 पार्ट में होता है। एक पार्ट होता है भ्रूण बनाना यानी एम्ब्रियो बनाना लेबोरेटरी में, ठीक है। और एक होता है बच्चेदानी। तो इसको इस रूप में देखिए कि एक बीज हो गया और एक सॉइल जमीन। हाँ। तो बीज जितना अच्छा बनेगा, डेफिनेटली बीज को आप एक ग्रेड बना दीजिए, लेकिन अगर आपका सॉइल फर्टाइल नहीं है हाँ। तो भी दिक्कत होगी। या कभी कभी बीज खराब बने और सॉइल बहुत फर्टाइल है तब भी दिक्कत होगी। तो आईवीएफ आज से जब शुरू हुआ था, आप बिलीव नहीं करेंगे, आईवीएफ 1978 1978 उसमें मेरा जन्म भी नहीं था। अच्छा। उस समय ये शुरू हुआ था 25 जुलाई को, और उस समय का जो, और सेकेंड आईवीएफ इंडिया में हुआ है। अच्छा। फर्स्ट आईवीएफ लंदन में सक्सेसफुल हुआ, सेकेंड हमारे कोलकाता में सक्सेसफुल हुआ है, राइट। उस समय सक्सेस रेट था 200 में 1। अच्छा, 200 कपल में एक कपल कंसीव का करता सक्सेस था। उस समय का जो सक्सेस था। अच्छा। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, डॉक्टर के एक्सपर्टीज बढ़ते हैं, स्किल बढ़ता है, ट्रेनिंग बढ़ता है। तो आज से 10 साल पहले आईवीएफ का सक्सेस 40% के आसपास था। लेकिन अभी के समय में अगर कोई कपल अच्छे डॉक्टर, अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छा लैब जहाँ पे एम्ब्रियो बनाया जाता है, डायरेक्ट सर इंदिरा आईवीएफ बोली। नहीं, नहीं, किसी भी देखिए, इंदिरा आईवीएफ में अगर करे तो कंसीव होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, खुशी कहाँ से मिल रही है। लेकिन व्हाट आई मीन टू से कि अगर कोई भी कपल अच्छा डॉक्टर का तकनीक, इम्ब्रोलॉजी जो इम्ब्रोलॉजिस्ट हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी अच्छा रहे, तो सक्सेस 75 to 80% है एक बार में। 80%? यस, और 2 बार में 95% आपका सक्सेसफुल होता है। आप समझ सकते हैं कि कितना ये सक्सेसफुल है। ये तो मतलब बहुत अच्छा, मतलब मॉडर्न, जैसे जैसे मॉडर्न होते जा रहा है, एक्सपर्टीज बढ़ते चले जा रहा है और सक्सेस रेशियो बढ़ते चले जा रहा है। ऑफ कोर्स। तो ये कितने साल के लेडीज तक के लिए मतलब लीगल है इंडिया में? मतलब कितने साल, ऐसे लीगल इनलीगल की तो बात अलग, मतलब कितने साल की लेडीज लोग करा सकती है? देखिए, तो अभी हमारा भारत सरकार का ART एंड सरोगेसी लॉ आया है 2022 में। ठीक है। और उसके मुताबिक अगर महिला की उम्र 21 से 50 साल, 50 साल, और पुरुष की उम्र 21 से 55 साल के बीच है, तो वो लोग इस तकनीक का सहारा लेकर के अपने माता पिता बनने का सपना पूरा कर सकते हैं भारत में।
तो सर ऐसे तो बहुत लोग हैं जो 50 के ऊपर वाली भी लेडीज आईवीएफ करा रही हैं इंडिया में, जैसे कि अभी सबसे लेटेस्ट के सिद्धू मूसेवाला सिंगर था। वो इंडिया में उन्होंने नहीं कराया था जहां तक मुझे है, उन्होंने कहीं आउटसाइड कंट्री करवाया था, बट स्टिल जो मैंने आपको बताया, अब कौन कैसे करवा रहा है, नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है, मैं उस पर ज्यादा मतलब ध्यान नहीं। लीगल एज 50 है। यस, और जो लेकिन कर कब कितने एज तक कर सकते हैं? कर सकते हैं इसी एज तक। इसी एज तक? यस यस। तो फिर उनकी जो उनके हुआ है सिद्धू मूसेवाले की माँ का एक जो अभी उन्होंने आईवीएफ के इंडिया में, थ्रू हुआ जहां है, तक मुझे पता है, वो इंडिया में नहीं हुआ था, इंडिया के 65 बाहर, एज हुआ उनका। इंडिया के बाहर हुआ था जहां तक मुझे आइडिया है। अच्छा। मैं बस यही बताना चाहूंगा कि वो इंडिया के बाहर, इंडिया में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं इंडिया है। में आईआरटी गाइडलाइन के अनुसार जो मैंने आपको बताया वही 50 है। लास्ट 21 से 50 50 महिला, और 21 से पुरुष 55। 21 से 55। अच्छा, इसमें सर एक टर्म आता है स्पर्म फ्रीजिंग और एग फ्रीजिंग, ये क्या है? सो देखिए, कभी भी फ्रीजिंग मतलब क्या होता है, आपका घर में फ्रिज है, यस। आपके पास कुछ भी सामान एक्स्ट्रा हुआ, हाँ, आपने उसको फ्रिज में रख फ्रिज दिया में रख टू दिया। यूज फॉर लेटर पर्पस, अच्छा। फ्यूचर पर्पस के लिए, राइट, कि हम ठीक है। उस समय नहीं यूज कर पाए उसको फ्यूचर के लिए। तो सेम चीज क्या होता है कि सीमेंट फ्रीजिंग, स्पर्म फ्रीजिंग और एग फ्रीजिंग करते हैं, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे अच्छा। अगर मैं स्पर्म फ्रीजिंग की बात करूं, तो अमूमन जब जिस दिन आईवीएफ होता है उस दिन बहुत सारे कपल या जो जो पुरुष हैं, हम्म। टेंशन के कारण, स्ट्रेस के कारण सैंपल नहीं दे पाते हैं। अच्छा। तो अगर सैंपल नहीं दिया तो क्या, मैंने क्या बोला, 50% फादर का या हाँ। मेल का, तो अगर सैंपल नहीं दे पाए तो उस चीज से बचने के लिए वो अपने सीमेन को -196 पे फ्रीज करवा सकते हैं। -196 6 डिग्री, डिग्री, उसको ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन बोलते हैं, उसमें फ्रीज करवा सकते हैं। और उसको फ्यूचर यूज के लिए, या कोई सपोज कि कोई पेशेंट, कोई कपल है, उनके हस्बैंड आर्मी में है, हम्म। या कोई सिंगल पर्सन है लेकिन वो आर्मी में काम करता है, तो अपने सीमेन को फ्रीज करवा सकता है फॉर देयर फ्यूचर, राइट। अच्छा। हाँ, या क्योंकि समय के साथ तो स्पर्म भी खराब होता है, स्पर्म खराब भी होगा, प्लस क्वालिटी मोर देन खराब होता दैट, आप समझो कहाँ काम कर रहा है, बॉर्डर एरिया पे है, है। आर्मी में है, यू डोंट नो द लाइफ ऑफ दैट पर्सन ना, सही लाइफ बात है। का क्या कोई भरोसा नहीं है। तो अपने अगर शादीशुदा है तो अपनी वाइफ के लिए कंसेंट देके करवा सकता है। या सपोज कोई कि पेशेंट कैंसर से पीड़ित हो गया, हम्म। तो देखिए, कैंसर इज ऑल अबाउट द सर्वाइवल, हम्म। लेकिन सर्वाइवल के बाद फिर आता है फर्टिलिटी। हम्म। तो वो अपने से, जैसे कोई कैंसर पेशेंट है तो अपने क्या करेंगे, या महिला पुरुष दोनों, हाँ। अपने उन्हें स्पर्म या ओसाइट को फ्रीज करवा दिया फॉर देयर पर फ्यूचर यूज। अच्छा। बहुत लोग इम्ब्रियो फ्रीजिंग भी करते हैं, स्पर्म ओसाइट एंड इम्ब्रियो। जैसे कि किसी पीपल का मैंने आईवीएफ किया, हाँ। उसके एक्स्ट्रा इम्ब्रियोज बन गए, तो हाँ। कुछ इम्ब्रियो हमने ट्रांसफर किया और कुछ इम्ब्रियो को फ्रीज कर दिया उसके फ्रीज कर दिया। फ्यूचर यूज के लिए। हाँ, ये बॉलीवुड एक्ट्रेस लोग भी यस, कराती हैं। एंड आप बिलीव करेंगे, भारत सरकार के रूल के अनुसार आप 10 साल तक फ्रीज कर सकते हैं, उसके बाद फिर से नेशनल बोर्ड से परमिशन लेना होता है। तो अच्छा। हम उसको, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें ये, कि जब जिस एज में हमने फ्रीज करवाया, सपोज कि आज मैंने 30 साल की उम्र में अपने गैमीट यानी स्पर्म ओसाइट या इम्ब्रियो को आज फ्रीज करवाया, 10 साल के बाद मेरी उम्र 40 साल हो जाएगी, लेकिन जो गैमीट है या जो इम्ब्रियो है, जो ओसाइट है, उसकी उम्र 30 साल ही रहेगी। अच्छा। उतना रहता है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, मतलब और ऐसा मतलब, वैलिडिटी कितना रहता है सर? मैं तो बोला 10 साल तक। अभी बस 10 साल? 10 साल के बाद खराब हो नहीं जाता है? नहीं, खराब नहीं होता है, 10 अच्छा। साल के बाद कानूनन आप उसको, आपको रिन्यू करवाना अच्छा, पड़ेगा। रिन्यू कराना पड़ता है, ऐसे स्पर्म खराब नहीं होता है? खराब नहीं होगा, एक बार फ्रीज हो गया हाँ। तो उसको आप अनलिमिटेड टाइम तक तो जैसे यूज कर सकते अभी हैं। कोई 25 साल का आदमी है, अपना स्पर्म एथलीट है, बढ़िया उसका स्पर्म काउंट है, सब कुछ बढ़िया है, आज के डेट में वो फ्रीज करा दे और 10 साल बाद शादी करे तो वो स्पर्म यूज कर सकता है? यस। तो वो उसका रेशियो, सक्सेस रेशियो अच्छा है? बिल्कुल। अच्छा, ये नई चीज सुनने को मिली, स्पर्म तो ये फ्रीजिंग होना बहुत चाहिए। अच्छा होता है कैंसर पेशेंट के लिए, या कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, अच्छा। को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में काम कर रहा है, हम्म। तो वो लोग अपनी फर्टिलिटी को, या कोई महिलाएं, मैं सिंपल समझिए ना कि एक हाँ। महिला सपोज 30 साल की हैं, हाँ। उनको अभी, वो अभी सेटल नहीं हो अपने कैरियर में, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अपने करियर बनाने के पहले उसने क्या किया, अपने एग को फ्रीज कर दिया, और अच्छा। शादी 40 साल या 35-36 साल में कर रही है। हाँ। तो ये सेम, अगर वो उस समय कंसीव नहीं करती है, उस समय फैमिली प्लानिंग के बाद, तब भी हाँ। आप यूज कर सकते हैं। अच्छा। सिंगल मदर का भी आजकल कॉन्सेप्ट आ गया है, सिंगल पीपल मदर। कैन बिकम सिंगल मदर, तो उसमें भी वो अपनी एग को फ्रीज करवा करके जब चाहे आप माँ बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो बेसिकली आप अपने फर्टिलिटी पोटेंशियल को हाँ। प्रिजर्व कर रहे हैं। अच्छा। दैट्स अ बेस्ट जो मैं नाम और लूंगा। क्वालिटी भी हो जाएगा। हाँ, तो फर्टिलिटी पोटेंशियल को प्रिजर्व कर सकते हैं आप इस तकनीक का इस्तेमाल करके। अच्छा, हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। इसमें यस, आप लोग यहाँ पर ऐसा कोई केस सर बिहार में? होता है बहुत, हम लोग बहुत सारे कैंसर पेशेंट का हमारे पास रेफरल आता है हम्म। डिफरेंट हॉस्पिटल से उसके ट्रीटमेंट के पहले। हम्म। एंड यू वोंट बिलीव कि अब बहुत सारे महिलाएं, हम्म। मतलब आप उसको बोलो गर्ल्स, हम्म। दे आर कमिंग टू फ्री देयर ओन एग फॉर देयर फ्यूचर पर्पस। शादी नहीं हुआ है, वो अपना फ्रीज कर रहे हैं,
ताकि जब देखा जाएगा उस समय और करियर होने के बाद हो सकता है वो जब भी चाहें तो उसका यूज कर सकते हैं। अब अच्छा पटना में भी ये शुरू हो गया अच्छा, है। पटना में लोग करा रहे हैं। यस यस। तो सर जैसे आपने बोला कि जो भी कैंसर पेशेंट बेसिकली और जो भी केमिकल फैक्ट्री वगैरह पे काम करते हैं, तो सर उसमें तो फिर हार्मोनल इश्यूज ट्रांसफर भी तो होने का शक रहता है, इसमें हार्मोनल इश्यूज ट्रांसफर होते हैं। देखिए बेसिकली जो कैंसर होता है आपको पता है कि वो जब ट्रीटमेंट केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चलेगा तो उसके स्पर्म को अफेक्ट करेगा। हाँ राइट, चाहे वो मेल हो कि फीमेल हो, अगर फीमेल हो तो उस साइड की क्वालिटी को। तो उस तरह के कपल का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि उनके पहले लाइफ को सेव किया जाए। तो उस समय हम लोग उसके ट्रीटमेंट के पहले फ्रीज कर लेते हैं। अच्छा ट्रीटमेंट के पहले मैंने फ्रीज कर लिया और उसके बाद वो अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, फैमिली प्लानिंग करेंगे। अगर किसी कारणवश वो माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं किसी कारण से या इस ट्रीटमेंट के कारण, तो इस अपने गैमीट को यूज करके अपने माँ बाप का बनना का सपना पूरा कर सकते तो हैं। जैसे उसमें होता है कि सर किसी को खानदानी शुगर की प्रॉब्लम, कैंसर, बीपी, ये सब भी आईवीएफ के थ्रू बच्चों में जाता है क्या? नहीं नहीं, देखिए जेनेटिक, अभी हाँ वही आईवीएफ जेनेटिक आईवीएफ प्रॉब्लम। की आईवीएफ की सबसे अच्छी तकनीक मैंने क्या बताया, हम्म हम इसमें इम्ब्रियो को बाहर बनाते हैं। हम्म तो एक तकनीक आती है हम लोगों में, पीजीएस, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग। अच्छा मतलब पीजीएस। कि अगर किसी के माँ या फादर या उसके किसी भी खानदान में किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है, हम्म तो आप इम्ब्रियो बना करके वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आप डिटेक्ट कर सकते हैं इम्ब्रियो में। अच्छा ये पॉसिबल है। यस। अच्छा। तो सपोज कि किसी को कोई हेमोफीलिया, एग्जांपल है हेमोफीलिया, हाँ। सपोज किसी के फादर को हेमोफीलिया हेमोफीलिया क्या हुआ सर? है, जो ब्लड क्लॉट नहीं होता ओके है ना। ठीक है। तो सपोज उस तरह का प्रॉब्लम है, या आप डाउन सिंड्रोम मान लो ना, किसी के घर में एक बच्चे हैं जिसका डाउन, जिसे मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, डाउन सिंड्रोम हाँ बहुत हाँ कॉमन है। हाँ हाँ। अगर वो बच्चे में प्रॉब्लम है तो उस तरह के कपल क्या करते हैं कि वो आते हैं हमारे पास, हम लोग उसका कैरियोटाइपिंग वगैरह जांच करके हम्म फिर जो इम्ब्रियो बनाते हैं, इम्ब्रियो में वो चेक कर लेते हैं हम्म और जो इम्ब्रियो नॉर्मल होता है उसी को ट्रांसफर करते हैं। तो जो चांसेज हैं उसके नॉर्मल बेबी, जेनेटिकली एबनॉर्मल बेबी होने के, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि फिर 9 महीने में भी उसका सब कुछ जांच होता है एंड देन दे कैन कंसीव। तो जेनेटिक जो प्रॉब्लम है वो माँ बाप खानदानी में, लेके आ रहा वो है, वो नहीं आईवीएफ के जानेगा। थ्रू हाँ, मतलब जनरली नहीं होने का चांसेस रहता नहीं है। होने, क्योंकि उसका स्क्रीनिंग हम कर सकते हैं। अच्छा तो इसमें सर बोलते हैं कि मनचाहा बच्चा भी पैदा कर सकते हैं आईवीएफ के थ्रू, कि कोई ऐसा पेशेंट लोग डिमांड का तो कोई कमी नहीं है, डिमांड तो आदमी आता है सर मेरे बच्चे का ब्लू आइज हो जाए, थोड़ा ब्राउन, उसको बोलते हैं डिजाइनर बेबी। देखिए आप, तो डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट पॉसिबल है? डिजाइनर नहीं, आप देखिए जब भी हम आईवीएफ भी करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया 50% फादर 50% मदर से, तो वो हम्म जो चांसेस है होने का जो, वो सेम है माँ या बाप पे। आप हम्म समझिए, डिजाइनर बेबी समथिंग लाइक कि आप, वो इंडिया में पॉसिबल नहीं है, उसमें आप डिजाइनर बेबी बोल दे, क्लोनिंग बोल सकते हैं, ये सब चीजें हाँ वो इंडिया में अभी लीगल नहीं है। हाँ। डेफिनेटली रिसर्च इज गोइंग ऑन, बट अच्छा वो रिसर्च उस पे पॉसिबल, हो रहा हाँ है। बट वो पॉसिबल नहीं है। जो माँ बाप का कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हम कर अच्छा सकते हैं। उसी पे होगा, अलग से कुछ भी नहीं होगा। बट अब मैंने दोनों क्या, गार्जियन का ब्लैक बाल है और बच्चा का ब्राउन बाल पॉसिबल कैसे नहीं है। होगा, वो तो जो नेचुरल होने का होगा, मैं वही बोल रहा हूँ। वो चीजें आपने फादर का यूज किया, मदर का यूज किया, मेल फीमेल का, दोनों का ही करेक्टर लेगा। जैसे कि मैंने बताया, इस लाइक हम सिर्फ शुरू में जो नेचुरल चीजें उसमें नहीं हो रही, हम उसको आर्टिफिशियली शरीर के बाहर कर रहे हैं। बट बस बाकी की प्रक्रियाएं सेम है, इनहेरिटेंस सेम है, माँ बाप का इनहेरिटेंस जो होने का होगा वो सेम होगा। सेम होगा, और ये यस। लीगल भी नहीं, अगर चाहे दूसरा का स्पर्म वगैरह यूज कर ले नहीं, इस। दूसरे का स्पर्म यूज कर सकते हैं, दूसरे का एग भी ले सकते हैं हम, अच्छा। पर दैट इज कॉल्ड, जैसे कि आप ब्लड, जैसे कि अब सपोज कि हमको ब्लड की जरूरत होती है हम्म तो हम ब्लड बैंक है, हम्म राइट, तो लीगल है ना ब्लड बैंक। हाँ। उसी तरीके से जो कपल हमारे पास, सपोज कोई आया कपल हम्म जिसके कि स्पर्म नील है, हम्म स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं उसमें, हमने सारा टेस्ट कर लिया, उसमें स्पर्म बनने की संभावना नहीं है, हाँ। तो हम उसके लिए फिर डोनर स्पर्म लेते हैं, और अच्छा दैट इज लीगल। अच्छा, क्योंकि डोनर हमारे पास लीगल। डोनर बैंक्स हैं जिसमें हम्म स्पर्म डोनर भी हैं और oocyte डोनर्स भी हैं, वो भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है। अच्छा। वहां से आप ले सकते हैं, तो उसमें आप सारा चीज मैच कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कि फादर का डोनर ले रहे हैं, तो फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स आप मैच करेंगे। जैसे क्या ठीक है। मैच, जैसे नॉर्मल एक बच्चे में आप क्या देखते हो कि भाई आपका कलर क्या है, हम्म भाई, तो आप उसमें स्किन कलर देख सकते हैं, आई कलर देख सकते हैं, हेयर कलर, ब्लड ग्रुप, है ना। तो स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर, ब्लड ग्रुप, ये सब चीजें अच्छा हम मैच ब्लड ग्रुप करते वगैरह भी हैं। यस अपने यस हिसाब से यस, कर सकते डेफिनेटली हैं। डेफिनेटली। तो वो सब ओके। मैच करके आप डोनर को देते हो, ताकि जब बच्चे होते हैं तो उसको देख के कोई नहीं बोल सकता है कि भाई वो बच्चे उनका नहीं है। इस कॉल मैचिंग, डोनर मैचिंग। अच्छा डोनर देखिए मैचिंग। हर एक का सपना होता है कि मेरा बच्चा हो। हम्म अब प्रॉब्लम डिटेक्शन हुआ, हम्म किसी के oocyte प्रॉब्लम अंडे में, मतलब महिला प्रॉब्लम पुरुष में, उसके आधार पे हमने सेलेक्ट किया हम्म एंड उसके आधार पे हमने उसका ट्रीटमेंट किया।
अल्टीमेटली समाज हमारा बच्चे को देखता है, राइट? तो अगर इंडिकेटेड केसेस हैं, अगर उसमें वो प्रॉब्लम पाई गई तो उसका सॉल्यूशन क्या है? मेरे पास रजिस्टर्ड डोनर बैंक है जहां से हम ये फैसिलिटी भी हम उनको दे सकते हैं, जहां पे मैचिंग का वो ले सकते हैं। तो सर इसमें एक बोलते हैं कि ये इसमें पॉसिबल है कि चलो माँ बाप का तो लोग अपना स्पर्म दिया, उन्होंने एग दिया तो आपने बना दिया, ये पॉसिबल है आईवीएफ में कि बच्चा माँ पे ही जाए या फादर पे ही जाए? नहीं, तो देखिए नेचुरल चीजें हैं, मैं बात बता रहा हूँ। आप लोगों का काम है सिर्फ, हम लोग का काम है सिर्फ लैब में मिलाना, उसके बाद नेचुरल वो जो डोमिनेट होता है वो जीन के आधार पे हो जाता अच्छा, है। डोमिनेट जीन उसमें हमारा एज ए इंडिविजुअल कोई रोल नहीं है कि नहीं माँ पे ही जाएगा, किसी के फादर पे जाएगा, उसमें रोल नहीं। अच्छा, वो नेचुरल चीजें हैं जो, अच्छा, जो इसका डोमिनेट जीन रहेगा उस पे ही जाएगा। सर रिक्वेस्ट बहुत आता होगा कि मेरे को बच्चा बेटा ही करा दो या बेटी ही करा दो, ये पर्टिकुलर तो पॉसिबल है लेकिन वो इंडिया में लीगल नहीं है, ये तो जहां तक मेरे को पता है। पॉसिबल भी नहीं है। अगर हम देखें, बात करें तो इंडियन सेटअप में जो एज पर एआरटी गाइडलाइन, मुझे लग रहा है कि वो पॉसिबल, लोगों के मन में जो भी लगे, बट मुझे लग रहा है तो लीगल भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है, तो हमको लग रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आईवीएफ के थ्रू जैसे होता है कि मेरे को बेटा ही चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। मैंने 50-50 चांसेस हैं, हर एक चीज एक है। जब आप नेचुरल भी कंसीव करते तो आपको नहीं पता होता क्या होने वाला है। आईवीएफ में भी सेम चीजें हैं। जब हम आईवीएफ भी करते हैं तो हमको नहीं पता है क्या होगा, हम सिर्फ उनके माँ बाप बनने का सपना पूरा करें। आप समझिए, माँ बाप, हम उसको संतान दे रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि हम क्या दे रहे हैं, जो उनको बच्चे नहीं थे हमने उनको बच्चे करके दिए कि ठीक है आप बच्चे, हो सकता है पॉसिबिलिटी जो भी है, क्या होगा नहीं होगा, दिस ऑल जस्ट नेचुरल थिंग। अच्छा, इस पे आप लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है। तो सर ठीक है, चलिए ये हुआ। सरोगेसी भी एक टर्म यूज होता है, तो वो आईवीएफ से कितना अलग है? देखिए, सरोगेसी इज अ पार्ट ऑफ आईवीएफ। अच्छा, यस। तो सपोज कि अब एक मेरे पास कपल आए तो हमने जांच किया, महिलाएं की रिपोर्ट नॉर्मल है, पुरुष की रिपोर्ट नॉर्मल है। हमने महिलाओं से oocyte लिया, एग लिया, पुरुष से स्पर्म लिया और इनको फर्टिलाइज करके उनके बच्चेदानी में डाला। ये हो गया नॉर्मल आईवीएफ प्रोसीजर। ठीक है। अब सपोज कि किसी पुरुष में स्पर्म की कमी है, तो मैंने क्या किया, स्पर्म डोनर लिया, ये हो गया डोनर स्पर्म, राइट। किसी महिलाओं में अंडे की कमी है, मैंने अंडे डोनर oocyte लिया, अंडे का डोनर लिया, महिलाओं से लिया, ठीक है, वो हो गया डोनर, मतलब एग डोनर। हाँ, ठीक है। अब सपोज कि किसी भी कपल या किसी महिला के बच्चेदानी में इशू है, या ऐसा बच्चेदानी का कंडीशन है कि वो खुद 9 महीने तक अपने कोख में बच्चे को नहीं पाल सकती। अच्छा। तो हमने क्या किया, फिर उनके किसी रिलेटिव में, मतलब हमने क्या किया कि स्पर्म और oocyte वो कपल का ही लिया, लेकिन इसको एम्ब्रियो बना के किसी थर्ड पार्टी सरोगेट में ट्रांसफर किया, जिसको हम किराए की कोख बोलते हैं। अच्छा। तो ये 9 महीने के लिए हमने किसी और का कोख यूज किया जो कि उस कपल के रिलेटिव है। ओके, समझ गए? उसके रिलेटिव में हम डाल सकते हैं। तो भगवान ने ये भी दिया है कि अंडे हम बाहर से ले सकते हैं, स्पर्म बाहर से ले सकते हैं, तो हम उसी तरीके से हम बच्चेदानी भी हम किराए पे ले सकते हैं, कोख भी। वही क्वेश्चन मैं करने वाला था कि अगर वुमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी ना हो फिर आईवीएफ कैसे पॉसिबल है? तो मैंने वही बताया ना कि अगर किसी के, देखिए स्पर्म नहीं है तो मैंने स्पर्म बाहर से लिया डोनर से, अगर किसी के एग नहीं है तो हमने एग डोनर लिया। उसी तरह से अगर किसी के बच्चेदानी है ही नहीं, खराब है, तो भारत सरकार के मुताबिक उसको हम लोग यहाँ पे एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है भारत बिहार सरकार का, वहां पे जाके उनको दिखाना है। वहाँ के डॉक्टर उनको चेकअप करके लिख देंगे कि नहीं इनको सरोगेसी की जरूरत है, ये अब नेचुरल तरीके से या किसी भी तरीके से अपने कोख में बच्चे को नहीं रह सकती, तो लिख के देंगे, वो लेकर के आएंगे हमारे पास, हम उनका देखेंगे एंड फिर हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सरोगेट मदर होगी वो कपल के रिलेटिव ही होंगे। अच्छा, रिलेटिव होना चाहिए। रिलेटिव या उनके द्वारा लाया जाएगा, मतलब अच्छा, उनके आप लोग प्रोवाइड नहीं करते, पैसे का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमर्शियल नहीं होना चाहिए। कमर्शियल सरोगेसी इंडिया में अलाउड नहीं है। अच्छा, एल्ट्रुस्टिक मतलब उनके रिलेटिव का अलाउ है, हम उसको सिर्फ कर रहे हैं। अच्छा, मतलब कि आप लोग, एक होता है कि मेरे पास घर में नहीं है तो आप हॉस्पिटल से प्रोवाइड करा दो, ये पॉसिबल नहीं है, आप अपना लेके आओ। हाँ। तो सर जैसे प्रेगनेंसी में अल्कोहल कंजप्शन से भी कुछ इफेक्ट होता है क्या? डेफिनेटली, देखिए अल्कोहल ये सब कंफाउंडिंग फैक्टर्स हैं। जब सपोज कि किसी के सीमेन में प्रॉब्लम है, तो हम लोग देखते हैं कि जब कोई क्रॉनिक अल्कोहलिक हैं या क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, क्रॉनिक गुटखा खा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ता है उनके स्पर्म। उसी तरह से महिलाओं में अगर हम देखें
तो जो भी इस तरह के महिलाएं होंगी जो ड्रिंकिंग करती हैं और अल्कोहल करती हैं, उनका स्मोकिंग करती है, तो उनका भी इफेक्ट पड़ता है एग क्वालिटी पे। तो ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान छोड़ने से बच सकती हैं, या पहले भी अगर पी रही हो और प्रेगनेंसी के देखिए दौरान छोड़ दिए? ये छोड़ना और ये नहीं पता है, प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है, अच्छा। समझे? अगर कोई क्रॉनिक बहुत दिनों से पीती आ रही है, चेन स्मोकर है या बहुत दिनों से पीती है, तो उसको भी इफेक्ट कर सकता है। तो ये सब लाइफस्टाइल में आ गया। अच्छा, सो दीज आर द लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल कैन बी एनीथिंग। तो तो एबॉर्शन में भी। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हाँ। रिक्वायर है। उस केस में अगर सपोज कोई कपल आए और बहुत ज्यादा दोनों लोग ड्रिंकिंग और स्मोकिंग कर रहे हैं, उस केस में हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप इनको छोड़ दो, बिकॉज दैट विल इंक्रीज द इनहेंस द मतलब साइट और हाँ, उसके स्पर्म क्वालिटी क्वालिटी। में खराबी करेगा। यस तो यस। सर फिर तो ऐसे में तो अगर जब आप बता रहे हो कि स्मोकिंग और ये ड्रिंकिंग खराब करता है, तो एबॉर्शन में भी तो बहुत प्रॉब्लम होता होगा फीमेल बॉडी पे? डेफिनेटली एबॉर्शन में हाँ, अगर कोई लेडीज एबॉर्शन कराती है तो उस पे भी तो उसको बहुत बुरा जो इफेक्ट मतलब पड़ता है। जो बोल रहे हैं कि किसी तरह से बच्चे हो गए, उन्होंने जानबूझ के हाँ मेडिकल हाँ हाँ हाँ। एबॉर्शन करवाया। देखिए मेडिकल एबॉर्शन का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है नहीं पड़ता है वो नहीं पता, लेकिन अगर अच्छे लैब अच्छे सेंटर पे ओटी में नहीं करवाया तो बहुत बार वो इन्फेक्शन कैन क्रिएट इन्फेक्शन और ट्यूब को ब्लॉक कर देता है। डेफिनेटली रिपीटेड अगर एबॉर्शन हो रहा है दैट विल अफेक्ट द ओवरऑल अच्छा, द सक्सेस रिपीटेशन रेट। में प्रॉब्लम हो हाँ सकती है, हो सकता ऐसे है। नहीं। नहीं कोई भी अगर आपका एबॉर्शन ही कराना है, कोई अच्छे सेंटर पे नहीं करवाया आपने, हाँ। इंस्ट्रूमेंट क्लीन नहीं है, ओटी क्लीन नहीं है और इन्फेक्शन हो गया तो ट्यूब को बंद कर देगा। तो हमेशा कोई भी ट्रीटमेंट हो हम्म। वो अच्छे जगह पे करवाना जरूरी है, मेरा बस ये कहना है। अच्छा, हाँ ट्रीटमेंट बढ़िया जगह से होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे एक हुआ कि एक एबॉर्शन हो गया, फिर वो उनको कंसीव नहीं हो रहा है तो वो आईवीएफ के थ्रू आई, लेकिन अगर मल्टीपल एबॉर्शन करने के बाद अगर आईवीएफ में आई तो वो सक्सेस रहता है या नहीं? उसका इससे आईवीएफ के रिजल्ट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इम्पैक्ट नहीं बहुत पड़ता है। ज्यादा। हाँ अच्छा, चलिए, तो ये तो हो गया सर। अब ये हम लोग आगे लेडीज पे, अब जेंट्स पे आते हैं सर। हम्म। हेल्दी स्पर्म काउंट जो सबसे मेजर आज के डेट में प्रॉब्लम है, देखिए यंगस्टर से लेके सब में, क्या देखिए है सर हेल्दी अगर स्पर्म मैं काउंट? इसके साइकिल को देखूं ना, हाँ तो आज से 75 साल पहले, मनुष्य आजादी के समय मोटा मोटी मान लीजिए, हाँ। ऑन एवरेज WHO के अनुसार सबका स्पर्म काउंट 100 मिलियन से ऊपर होता था। होता था? हाँ अच्छा। मतलब 75 साल पहले, ठीक है। 100 मिलियन? हाँ उसमें अरे उसका बाप! रेफरेंस हाँ। रेंज भी बहुत ज्यादा था। अच्छा। फिर WHO उसको घटाते घटाते अभी के अनुसार हाँ। जो नॉर्मल काउंट WHO के अनुसार 15 मिलियन और मोर है। 15? हाँ बस? ठीक। हाँ हाँ अब एक ये भी देखना होगा कि हमने ये बहुत सारे पब्लिश लिटरेचर भी हैं, अगर आप देख सकते हो, चाहे वो इंडियन हो हाँ। या यूरोपियन या कहीं भी अब्रॉड के भी, हम्म, कि स्पर्म काउंट जो है ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है। जैसे मैंने बताया 775 आज़ादी के समय अगर 100 मिलियन से ऊपर काउंट होता था, हम्म, अभी ऑन एवरेज इस ओनली 40 to 50 मिलियंस या हम्म। उससे भी कम है ऑन एवरेज स्पर्म काउंट एक एक अच्छा। नॉर्मल मेल का। हाँ हाँ तो हाँ। ये डिक्रीज हो रहा है लगातार। क्या रीजन है सर? बहुत सारे लाइफस्टाइल, मैंने बोला लाइफस्टाइल, मॉडर्न लाइफस्टाइल इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। अब जो भी आप, एक तो स्ट्रेस तो है ही, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, हम्म, बट उसके साथ साथ जो भी आप खाना खा रहे हो सब में फर्टिलाइजर है, खाद है, केमिकल है, हम्म। राइट, केमिकल है, पॉल्यूशन है ना, कुछ खान अपना पान हो शौक गया। भी है। हाँ मैंने बोला कि हाँ हाँ। सिगरेट स्मोकिंग ये सब भी है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अच्छा, तो अभी एवरेज 10 से 15 ही आ गया, 15 मिलियन हो गया है। WHO के अनुसार 15 मिलियन स्पर्म इज नॉर्मल अच्छा, नॉर्मल है वो? पर ml। हाँ ओके। उससे ऊपर है तो आप नॉर्मल है, बट आप समझिए जहाँ 100 मिलियन था वहाँ 15 मिलियन आ गया। बट ऑन एवरेज जो 100 मिलियन से ऊपर होता था, अभी के समय में आप बिलीव करें 40 मिलियन इज नॉर्मल स्पर्म काउंट ऑफ एवरेज पर्सन। अच्छा, 14 मिलियन अभी चल 40 रहा है, अभी है 40 वैसा? 50 इंडिया में। 40-50 हाँ है, और जिसका तो 100 मिलियन हो तो? 50% वो अच्छा ही है। देखिए रेंज हो सकता है, किसी का 150 भी हो सकता है, बस मैंने बोला जब मेजोरिटी देखते हैं हम्म। तो बहुत ज्यादा डिक्लाइन, 50% डिक्लाइन हुआ है स्पर्म काउंट इन लास्ट 50 ईयर्स। हाँ। 50%। अच्छा। और वी नेवर नो, ये हो सकता है कि 2050 2060 आते आते हाँ। ये 10 मिलियन से भी कम हो जाए एवरेज। अच्छा। डिक्लाइन हमेशा हो रहा है और ये प्रूवन रिजल्ट है। ओके, तो इसको सर हेल्दी करने के लिए क्या उपाय है आज के डेट में? जैसे खाना, हर खाना में फर्टिलाइजर है, सब कुछ है, तो फिर उसको आप इसको। चेंज नहीं कर सकते, बट हेल्दी लाइफस्टाइल यू कैन हैव, एक और स्टडी है जिसमें देखा गया है कि कोई भी कपल, जैसे हाँ। शादी अगर हुआ किसी का और वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, दो हम्म, कपल है, एक कपल जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल इस्तेमाल किए हुए है, खाना पीना भी सब कुछ, हाँ तो वो 1 साल में अगर कंसीव करता है, तो जो लोग फास्ट फूड लाइफ बहुत ज़्यादा है हाँ। और जिसका लाइफस्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, वो 2 साल में कंसीव करेंगे।
अच्छा। और फास्ट फूड वगैरह में भी बहुत ज्यादा कल्चर, जैसे जो भी आप देख रहे हो यंगस्टर में आज के फास्ट डेट फूड में हो तो गया, तो फास्ट दैट फूड ऑल तो अफेक्टिंग आवर द रिप्रोडक्टिव इस सिस्टम। हाँ स्पर्म सिस्टम, यस। सही सवाल। सर इसमें मोबाइल यूज का भी बोलते हैं कि स्पर्म क्वालिटी मोबाइल यूज से भी खराब होता है, कि पॉकेट में मत रखो, वाइब्रेशन से स्पर्म क्वालिटी। लिमिटेड स्टडीज हैं, लेकिन यस उसका इम्पैक्ट ओवरऑल देखिए, हर एक मॉडर्न लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट हेल्थ पे है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। नींद नहीं आना, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होना, कभी कभी बोलते हैं क्योंकि वाइब्रेशन उसमें भी रेडिएशन है, तो रेडिएशन विल अफेक्ट द स्पर्म काउंट, इसमें कोई शक नहीं है। आप जेब में रख रहे हो तो रेडिएशन, सब तो रेडिएशन है ना, अच्छा, तो अफेक्ट करेगा ही अफेक्ट करेगा, करता है। करेगा। इसे उस हाथ में मोबाइल वगैरह जो भी बोलता है, ऐसे रील्स वगैरह, सर मिथ है और ट्रुथ है वो आप बताओगे? बोलता है तो मोबाइल हाथ मिनिमम, में ही रखो। नहीं नहीं देखिए, हाथ मतलब मिनिमल आपका एक्सपोजर हो ऑलवेज। रेडिएशन जितना क्लोज बॉडी के होगा उतना अफेक्ट करेगा, नॉर्मली बोलते हैं पॉकेट में, बट इट्स नॉट दैट 100% किसी को इफेक्ट करेगा, किसी को नहीं करेगा। अच्छा, हाँ। तो सर चलिए एक तो ये हो गया। अब आईवीएफ पे सर फिर हम लोग आते हैं। जैसे अभी आजकल मार्केट का न्यूज आ रहा है कि बच्चे आईवीएफ के थ्रू जुड़वा पैदा हुए, एक सेम हो गया और दोनों का डीएनए मैच नहीं हो रहा है। मतलब ये कैसे पॉसिबल है सर? आइडियली पॉसिबल नहीं है, अगर वो कपल का सेल्फ है तो। मतलब जैसे कि मैंने बताया, आईवीएफ प्रक्रिया में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो अगर डीएनए मैच एक में हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है, तो ये मिक्सअप हो गया बेसिकली, कि जब इम्ब्रियो ट्रांसफर था तो एक उनके ही रहा, एक और अलग से हो गया, तो ये सब मिक्सअप, ये एरर है, ये सब गलतियां हैं जो नॉर्मल आईवीएफ में आइडियली नहीं होनी चाहिए। आइडियली फुल प्रूफ होना चाहिए, अच्छा। बट मिस्टेक्स डू हैपन, वो आइडियली नहीं होना चाहिए। आप समझिए मेरी बात को। तो आजकल भारत सरकार के अनुसार भी, और हर एक मतलब जो भी अच्छे लैब होंगे, जैसे हम लोग के पास आरआई विटनेस सिस्टम है, जिसको हम अच्छा। लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग सिस्टम, अच्छा। और एक मैनुअल विटनेसिंग होता है। तो दो सिस्टम हम लोग यूज करते हैं अपने लैब में। इसका मतलब एक समझिए कि चिप, अच्छा। एक नॉर्मल एक चिप बेस्ड है। हाँ। जब भी कोई कपल हमारे पास आते हैं तो उसका हम एक कार्ड बनाते हैं, हाँ। और वही कार्ड जो पति पत्नी का यूनिक कार्ड होता है, हाँ। वो किसी और मतलब आप बोलते हैं ना, जो आरएफआईडी कार्ड हो गया, चिप, जैसे कि आप कैसे क्यूआर कोड है वो उस तरह जनरेट करते हो, उस तरह का है। तो ये स्पेसिफिक जो कार्ड है सिर्फ उसी पेशेंट को डिनोट करेगा। अच्छा। और वो जहां जहां उसी सेम तरीका का जो जो क्यूआर कोड है, या जो बारकोड है। टैग है, बार कोड, वो हर एक उसके डिशेस पे लगेंगे। तो अच्छा। सपोज कि कहीं पे भी एक दूसरे पेशेंट का और इसका मिला, इनका हाँ। तो वो मिसमैच का सिग्नल आ जाएगा और सिस्टम अपने आप क्लोज हो जाएगा। अच्छा, उसमें टैग लगा हुआ है। यस, तो कभी मिक्सअप हो ही नहीं सकता है अच्छा। उस सिचुएशन में। तो डेफिनेटली आजकल ऐसे सिस्टम हैं, और उस सिस्टम के द्वारा हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मिक्सअप इज अ क्राइम। अच्छा। भारत सरकार के मुताबिक भी आप किसी कपल से बिना पूछे, बिना कंसेंट लिए, बिना परमिशन लिए हुए कभी भी कोई दूसरा उसका गैमिट यूज नहीं कर सकते। अगर अच्छा। सपोज मुझे किसी को डोनर स्पर्म भी लेना है, तो ये हॉस्पिटल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पेशेंट से परमिशन लें, लिखित में परमिशन लें, वीडियो भी आप परमिशन ले सकते हो। अच्छा। यूज करने के पहले आप उसको बिना बताए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप किसी को बच्चे दे रहे हो, उसका जिंदगी भर दे रहे हो, बच्चे होने के बाद वो माँ बाप जिंदगी भर बन रहे, तो आपका ये कभी भी राइट नहीं है कि बिना आप उससे पूछे उसके मिक्सअप करें। इसलिए मिक्सअप इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। अच्छा। हाँ, इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और इसको हम गलती भी नहीं बोल सकते। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट्स अ क्राइम, बेसिकली इट्स अ क्राइम। एंड भारत सरकार ने इसके लिए रूल बनाया हुआ है, और डेफिनेटली इसमें बहुत लोगों को सजा हुई है। आपका आईवीएफ सेंटर बंद होता है, जेल जाते हैं, फाइन लगता है, सब कुछ होता है। अच्छा। यस, और इससे बचने के लिए आप लोगों ने जो बताया, आप लोगों का वो जो जियो टैगिंग हमारे सिस्टम पास है, आरआई टैगिंग सिस्टम है, वो इम्प्लीमेंट है वो आपके इसमें आईवीएफ में? हर एक मेरे जितने भी इंदिरा आईवीएफ के जितने भी लैब्स हैं, जी। जितने भी सेंटर्स हैं, सब पे ये सिस्टम यूज होता है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि जीरो एरर, एरर इज जीरो जीरो। एरर। हाँ, जीरो एरर। मैंने क्या बोला, क्राइम है तो आपको एरर जीरो करना है। That's सही it. बात। सर इसमें एलजीबीटीक्यू बच्चे जो होते हैं, इसमें चांसेस रहता है? नहीं, आईवीएफ के द्वारा जो बच्चे होंगे उसमें ये सब संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। ये सब हार्मोनल प्रॉब्लम है, बर्थ के बाद कौन क्या बनता है, ये सब ऑल डिफरेंट थिंग। बट आईवीएफ के द्वारा जो बनेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है।
इसमें चांसेस भी नहीं, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है वो तो सब ट्रांसजेंडर जो बनने फिजिकल, का। मैंने बोला ना, वो जब अब बर्थ के बाद उनके बहुत सारे चीजों पे डिपेंड करता है, फिजिकल हार्मोन बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, बट आईवीएफ का इसमें रोल बिल्कुल नहीं है कि आईवीएफ के बच्चे के द्वारा ये बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बिहार में सर सेक्स एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है? जैसे लोग हिचकते हैं बात करने से, शर्माते हैं, इवन कि शॉप पे भी जाते हैं, अगर कुछ प्रोटेक्शन वगैरह लेना हो तो 10 बार अगल बगल देखते हैं, तो ऐसा क्यों है धारणा? मैंने बार बार वही बोला ना यहाँ पे कि एजुकेशन तो बहुत जरूरी है, और मुझे लग रहा है कि लोग एजुकेटेड हैं भी, बट वो झिझक अभी तक नहीं आई, क्योंकि जो अभी के यूथ हैं दे आर एटलीस्ट बेटर। हम लोग जो आते हैं ना मिलेनियल वाला, वो सब थोड़ा ज्यादा दिक्कत करता है, लेकिन फिर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी चीजें हैं, अगर जो भी बॉडी में हार्मोनल चेंज हो रहे हैं उसके बारे में अगर उनको नहीं पता है तो दे आर टेन टू डू मिस्टेक्स। आप समझ रहे, अगर किसी भी कोई एक बच्ची है, अगर वो उसके में हार्मोनल, ये सब नेचुरल चीजें हैं, उसमें आएंगी, राइट? तो जब समय के साथ अगर वो एजुकेटेड रहेगा तो उनको अपने चेंजेस समझ में आएंगे, और जो प्रॉब्लम वो फेस करेंगे दैट विल बी रिड्यूस, बिकॉज दे विल टेक प्रिकॉशनरी स्टेप ना, कि भाई ये आने वाली तो उनको क्या करना होगा। तो हर एक एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। और हम लोग समाज बोले ना, हम लोग एक इसको अभी भी मर्दानगी के रूप में देखते हैं कि भाई अगर कोई कुछ लेने जा रहा है तो पुरुष में बेसिकली आता है। वी आर लिविंग इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, बीइंग अ मेल, आई एम टेलिंग यू। तो वो चीजें हैं, लोग हिचकते हैं, लेकिन ये समय है कि उस पर हिचकना नहीं है। ये सब चीजें जो भी उससे बात करना है, आप उसको ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बात करके आप उसको ठीक कर सकते हो। तो अब ये हिचकने वाला जमाना नहीं है। अच्छा, क्लियर कट बात करें, एटलीस्ट इसके बारे में बात करें। यस यस। क्योंकि आज के डेट में भी अगर लेडीज वगैरह का पीरियड्स के समय पैड्स लेके जाओ तो आज भी पेपर में रोल होके जाता है, मतलब दिखना नहीं चाहिए, एक धारणा बैठा ब्लैक हुआ है। प्लास्टिक यूज होता है। ब्लैक प्लास्टिक यूज होता है उसके लिए। नॉर्मल स्टूडेंट से वो आज इंडिया के एक लीड इम्ब्रोलॉजिस्ट बनने तक का सफर कैसा रहा? तो डेफिनेटली इट्स डिफिकल्ट टू से, बट होता क्या है कि जब मैट्रिक पास किया तो लाइक कभी सोचा नहीं था कि एम्ब्रोलॉजिस्ट बनूंगा। जैसे हम सभी लोगों के पेरेंट्स सोचते हैं कि विल हैव टू बिकम इंजीनियर और डॉक्टर और समथिंग, बट इम्ब्रोलॉजी क्यों? तो इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस, हमने ट्राई किया, इम्ब्रोलॉजिस्ट बना। जब हम उसमें बनना नहीं चाह रहे थे, बट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, तो हमने उसमें एडमिशन लिया, फिर पढ़ाई किया। उसके बाद भी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भी आई वांटेड टू गो टू यूएसए पीडीएफ वगैरह के लिए, कुछ और हायर स्टडीज के लिए। अच्छा। बट पता नहीं, हमारे जो कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज से चूंकि मैंने पढ़ाई किया मणिपाल यूनिवर्सिटी से, तो हमारे गाइड थे डॉक्टर सतीश कुमार अडिगा। अच्छा। हाँ, तो जब मैंने मास्टर्स इन क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी किया, उसके बाद हमने पीएचडी भी वहीं से कर लिया जब पार्ट टाइम। तो मैं वहाँ लेक्चरर था, एंड देन आई डिड पीएचडी फॉर 4 इयर्स। उसके दौरान हमको फिर पीडीएफ करने का प्लान था, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप फ्रॉम द यूएसए। बट हमारे गाइड डॉक्टर सतीश कुमार अडिगा ने सर ने हमको मोटिवेट किया कि इंडिया में बहुत इम्ब्रोलॉजिस्ट की कमी है ही नहीं। आईवीएफ उस समय, यू वोंट बिलीव कि हम लोग एशिया में मात्र 2 लोग थे उस समय जो पढ़ाई कर रहे थे इम्ब्रोलॉजी का। अच्छा, ये कब की बात है सर? 2009 में, 2006 से 9 में। उस समय टोटल एशिया में सिर्फ एक ही कॉलेज में, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई होता था एमएससी क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी का, जिसमें 3 सीट थे। उसमें मैं था और 2 लोग और थे केरला से। तो 3 लोग का जर्नी वहाँ 2006 में शुरू हुआ, और 2009 में हम लोगों ने पास आउट किया इम्यूनोलॉजी। उसके बाद फिर 4 साल पीएचडी, 2013 में पीएचडी मैंने पास किया। तो फिर सर ने बोला कि नहीं, तुम इंडिया में रह के इम्यूनोलॉजी का प्रैक्टिस करो, बिकॉज उन्होंने कुछ देखा होगा कि तकनीक अच्छा है, जो भी अच्छा है। तो उनके मोटिवेशन से आई जस्ट केम इन द मार्केट। तो इट वाज ह्यूज। आप बोलो कि कंपटीशन भी बोल सकते हैं, कंपटीशन नहीं बोल सकते, आप ये बोल सकते हैं कि उस समय तकनीक इम्यूनोलॉजी का बहुत हद तक सब लोग जानते नहीं थे। जो प्रैक्टिस था वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम थे उसमें। और बीइंग ए क्वालिफाइड, जब आप क्वालिफाइड होते हो, और एक होता है कि ट्रेंड और एक होता है क्वालिफाइड। जब आप क्वालिफाइड होते हो थियोरिटिकल प्रैक्टिकल, तो यू वांट कि नहीं, मुझे सबसे बेस्ट प्रैक्टिस करना है, इथिकल प्रैक्टिस करना है, जो सबसे बेस्ट हो पेशेंट के सर्विस के लिए, उसके सक्सेस के लिए वो सबसे बेस्ट हो। तो हमने फिर इंदिरा आईवीएफ ज्वाइन किया उस समय। एंड अभी के समय में तो इम्यूनोलॉजिस्ट लगभग 1000 हर एक साल निकल रहे हैं। अच्छा। हाँ, अब हर साल 1000 इंडिया से? अच्छा। उस समय समझ सकते हैं। तो डेफिनेटली जब इम्यूनोलॉजी का कोई नाम नहीं जानता है और आप अपने पेरेंट्स से बोलो कि मुझे इम्यूनोलॉजी करना है, तो
पेरेंट्स पहले तो पूछे कि इम्यूनोलॉजी होता क्या है, हाँ, उनको कन्विंस करना। हाँ, बट मुझे लग रहा है किसी भी गार्जियन को कन्विंस करने के पहले आपको खुद कन्विंस होना पड़ता है कि नहीं ये क्या मैं अच्छा कर है, सकता हूँ? हाँ, अच्छा है नहीं और कर सकता हूँ कि नहीं, मतलब मुझे कितना, मैं कितना अच्छी चीज को कर सकता हूँ। हाँ, क्योंकि अगर आप पर्सनली किसी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है हम्म, तो आप किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, चाहे वो आपके पेशेंट हो चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, हम्म, और आप कन्विंस भी नहीं कर सकते। तो हम्म, पहले खुद को कन्विंस करना कि नहीं मुझे करना है, पहले चीज वो हमने किया हाँ, उस समय, क्योंकि उस समय मुझे नहीं पता था कि जॉब कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, उसमें बहुत ज्यादा हाँ, पता नहीं नॉलेज था। नहीं था, हाँ, तो हमने किया कि नहीं मुझे करना है। हम्म, उसके बाद फिर फादर और मदर को कन्विंस करना, उन्होंने, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक्सेप्ट किया मेरे उस डिसीजन को, एंड दे सेड कि ओके जो तुम्हारा मन करे। तो मैंने वो किया, एंड फिर वो आगे का जर्नी फिर आगे धीरे 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 चलता रहा। कंटिन्यू होते तो चला गया। डेफिनेटली बहुत सारे हमारे टीचर्स आए बीच में जहाँ सीखने बस का मौका सपोर्ट आपको मिला। मिला। सपोर्ट, हाँ डेफिनेटली, देखिए मुझे लग रहा है जहाँ चाह है वहाँ राह है। जी, अगर आप किसी चीज को ठान ले कि मुझे करना है तो वो होता है। सब सपोर्ट करेगा, अपने आप फिर रास्ते निकलते हैं अच्छा, बहुत सारे। और जब हम पटना 2015 में आए थे हम्म, पुणे से हम्म, एज इमोलॉजिस्ट, उसमें हार्डली पटना में 2 इमोलॉजिस्ट थे, अच्छा, और अभी के समय में कम से कम 50 इमोलॉजिस्ट हैं, अच्छा, 50 प्लस और है। लगभग इमोलॉजिस्ट को हमारे द्वारा हमने ट्रेन ट्रेन किया है। किया गया है। तो ये डिफरेंसेस है, क्योंकि आप जब एक आदमी जब बढ़ता है ना तो बहुत अपने एक, कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। नहीं समाज को लेके बढ़ता है। मतलब हमारा काम है एज ए टीचर ऑलवेज आई बिलीव। थॉट आई बिलीव कि अ, आप सिर्फ खुद सीख लिए और सबको नहीं सिखाया तो फायदा नहीं है। फायदा नहीं। आपको सिखाना भी एक तैयार करना है। तो अभी वो फायदा क्या हो रहा है कि यहाँ के पेशेंट को फायदा हो रहा है, बिहार के लोगों को फायदा हो रहा है, हम्म, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है, हम्म, वो लोग अच्छे से कमा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें चलती हैं। उस हाँ, समय एक आईवीएफ, 2 आईवीएफ सेंटर थे, हम्म, बहुत ही लिमिटेड, 2 या 3, मतलब बहुत गिने चुने आईवीएफ सेंटर थे। अभी 50 आईवीएफ सेंटर है। तो जब भी कोई आईवीएफ सेंटर खुला तो उन्होंने जॉब दिया ना लोगों को। सही बात, रोजगार बनाया। तो बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट होती है, पूरा इंडस्ट्री डेवलप होता है। हाँ, तो सर आप 2015 पटना आए, हम्म, इससे पहले सर पहला आईबीएफ ट्रीटमेंट कहाँ किया और क्या एक्सपीरियंस था? उदयपुर में, जो उदयपुर क्योंकि में। इंदिरा आईवीएफ में ही। उसके पहले मैं मणिपाल में था, अच्छा, तो कर्नाटका में। तो वहाँ पे हमारे सर तो वो इन्वॉल्व ज़्यादा रहते थे, हम लोग उनको अच्छा, असिस्ट करते थे। हाँ, बट पहला इंडिपेंडेंट जो आईवीएफ केस किया वो इंदिरा आईवीएफ के उदयपुर ब्रांच में। उसमें इंदिरा आईवीएफ का सिर्फ एक ब्रांच था, 2011, 2014 में 2014 में। जनवरी, ओके। 2014 मैंने इंदिरा आईवीएफ उदयपुर ज्वाइन किया था। हम्म, 6 महीने वहाँ काम करने के बाद फिर मैं पुणे चला गया था एज चीफ हिमोलॉजिस्ट। अच्छा, तो पुणे गया, वहाँ पे लगभग 1 साल काम किया। चूंकि मैं पटना का था और इंदिरा आईवीएफ, तो मैंने लोग सर से, इंदिरा आईवीएफ की टीम से, हमारे डॉक्टर अजय मोडिया, डॉक्टर क्षितिज मोडिया, डॉक्टर नितिज मोडिया को हमने बोला कि सर प्लीज एक पटना में आप खोलिए। जी, तो हमारे भरोसे पर उन्होंने पटना में 2015 में अगस्त में शुरुआत की और मुझे वहाँ का, यहाँ का हेड बनाया। बिहार है। यस। तो वहाँ से हमने बिहार में सफ़र किया, क्योंकि मुझे लगा कि कोई भी फील्ड हो ना, हम्म, अपने जमीन अपने लोगों को देने का एक वक्त आता है। हाँ, जब तक आप कुछ कर नहीं रहे होते हो, आपको समाज और यहाँ के मिट्टी से मिलता है अच्छा, हाँ, बहुत कुछ। हमने यहीं पढ़ाई लिखाई किया, हमको सारा चीज उन्होंने दिया। तो आप जब आप, बिहार के ही रहने वाले यस में मैं से? मुंगेर से रहने वाला हूँ, मुंगेर ओके। का। तो मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, गवर्नमेंट प्राइमरी विद्यालय। विद्यालय, हाँ, हाँ, मिडिल स्कूल, हाँ, हाई स्कूल, फिर हाँ, हमने यहाँ पे सारा काम किया। तो हमने वहाँ से शुरुआत की, इसलिए मेरा एक्सपेक्टेशन लाइफ में नहीं रहता है। मैं बहुत नीचे से हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं ऊपर जाऊँ, बस मुझे वो पता है कि मैं सबसे नीचे झेल चुका हूँ, तो मुझे ऊपर का कुछ उतना भी मिल जाए लालच तो नहीं, ठीक है। हाँ, जो हाँ, मिल गया वो जो बढ़िया मिला। है, लेकिन बिहार के लिए कुछ करना था। यस, तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे बहुत, यहाँ के लोग, पहले बिहार के सारे लोग, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, उदयपुर जाते थे इंदिरा आईवीएफ में भी उस हम्म, समय, बिहार से। बिहार से। हाँ, तो था कि नहीं हमको बिहार खोलना है। और अब सबसे अच्छी बात क्या है कि अब बिहार के लोगों को बिहार में ट्रीटमेंट मिल रहा है। हम्म, और हमारे द्वारा, इंदिरा आईवीएफ के द्वारा कम से कम 25,000 लोग तो बिहार में लाभान्वित हुए हैं, अच्छा, 25,000 बिहार में। 10 साल में। यस। और हमारे पटना से, तो ये चीजें हुआ कि हमने समाज को दिया, लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और ये जो हमारा इंदिरा आईवीएफ पटना का सेंटर है, ये पहला सेंटर है जी, बिहार में, और इंदिरा आईवीएफ ग्रुप में भी, हम्म, जो आरटेक, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के फर्टिलिटी सोसाइटी से मान्यता प्राप्त है। अच्छा, और एक क्यूआई होता है, क्वालिटी एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, हम्म, जो आईवीएफ एआरटी सेंटर को मान्यता प्राप्त है। तो दोनों से मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब सिंपल समझिए
कि जो आईवीएफ की क्वालिटी आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है, सेम क्वालिटी ऑफ सर्विस आपको पटना के इस सेंटर पे मिल रही है। सिंपल एग्जाम्पल, इसको एकदम इस तरह से समझिए। अच्छा। वहां की टीम आके ऑडिट करती है और उन्होंने मान्यता दिया है कि नहीं, जो स्टैंडर्ड है दैट इज एज पर वहां के स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ पर आप मेंटेन कर रहे हो। यस, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। और सिर्फ ये इंदिरा आईवीएफ पटना ब्रांच को ही है? पटना को सबसे पहले मिला था, अब तो भागलपुर को भी मिल गया है और मुजफ्फरपुर को, बट अच्छा, इंदिरा का ही। अच्छा, बिहार में पहला बट इंदिरा बिहार में ये था। पहला था जिसको हम लोगों ने लिया और फिर बाद में सबको दिया। कोई सर ऐसा इमोशनल स्टोरी किसी कपल का? ऐसा भी आपने तो 25,000 प्लस किया है, लेकिन कोई ऐसा इमोशनल स्टोरी आया हो जिसमें आप भी थोड़ा सा इमोशनल हो गए हो? दो एक्चुअली ऐसे केसेस हैं, तो अच्छा। मुझे लग रहा है कि एक हमारे 2019 के आसपास एक कपल थे लखीसराय के आसपास। एक कपल आए थे, वाइफ का एज था आई थिंक 59 ईयर्स, ओके। हस्बैंड का 65 ईयर्स। उस समय ये एज बार नहीं था कि आईवीएफ कितने साल के कर सकते थे। हाँ। और शादी के 42 ईयर्स। तो शादी के 42 साल के बाद वो हमारे पास आए थे और बहुत ही ना, उनको पता ही नहीं था एकदम ले में कि आईवीएफ क्या होता है नहीं होता है। तो कुछ कपल यहाँ से सक्सेसफुल होंगे तो उन्होंने इनको भेजा, हमारे पास आए। एकदम आप समझ सकते हैं कि 42 ईयर्स आए, हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट किया और ट्विन बेबी हुए उनके। अच्छा। 2 बच्चे हुए। और फिर वो जो इमोशनली उनसे कनेक्शन बन गया उस पेशेंट से, मतलब आज तक कांटेक्ट किसी और से नहीं, मतलब कांटेक्ट में है, हमारे प्रोग्राम में आते हैं। एंड इस वेरी वेरी, मतलब आप समझो उस तरह के केस को डील करना बहुत 59 इंपॉर्टेंट के एज में। हाँ, तो वो एक थे जिसका शादी के 42 ईयर्स, और एक रिसेंटली 1.5 महीने पहले हुआ है 17 आईवीएफ फेल्ड। बाहर से 17 आईवीएफ, मतलब 17 आईवीएफ फेल केस के बाद उनको एक लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है जस्ट 1.5 महीने पहले। अच्छा। उस केस को डील करना इज अपने आप में एक इमोशनल, क्योंकि 17 आईवीएफ फेल में तो लोग आते ही गिव अप नहीं कर है। देते हैं। हाँ। वो एक स्टोरी था मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का कि भाई आपको आशा नहीं छोड़ना है। क्या केस क्या था सर? मतलब 17 आईबीएफ फेल हो जाना, मतलब नहीं समझ, क्या हाँ, मतलब इश्यूज क्या था? इशू सर बहुत सारे थे, है ना। तो हम नॉर्मली हमने देखा कि हमारी जो टीम है, हमने उससे हमारे एक मेडिकल बोर्ड की टीम है। अच्छा। तो जब भी उस तरह के केसेस आते हैं तो हम सब लोग बैठ करके एक एक चीज को, पॉइंट को डिस्कस करते हैं। उनके ट्यूब में भी प्रॉब्लम था, उनके यूट्रस में भी प्रॉब्लम था, डेफिनेटली उनके एग और स्पर्म में प्रॉब्लम था। हमने इम्यूनोथेरेपी भी किया उनका, बहुत सारी चीज़ों को, तकनीक को इस्तेमाल करके। एंड जब हमने फर्स्ट बार उनका आईवीएफ मतलब हमारे यहाँ किया था तो वो ट्यूबल प्रेगनेंसी हो गया था, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अच्छा। मैंने उनको पेशेंट को कुछ सजेस्ट किया था, बट उन्होंने बोला कि नहीं सर एक बार देखते हैं इसको करके। नहीं तो फिर हम बोले ठीक है, तो एक टॉपिक हुआ, मैं सेकेंड में फिर हमने किया तो डिलीवरी हुआ। तो वो चीज़ें हैं। एंड इस लाइक मैंने बार बार बोला कि ये जो ट्रीटमेंट है ना आईवीएफ, इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। हमेशा जिस तरह से क्रिकेट में या कोई भी गेम ले लो, एक टीम जैसे खेलती है, उसी तरह से यहाँ पे भी है। जितनी अच्छी आपकी टीम होगी उतने अच्छे से आप सक्सेस दे सकते हो। तो उनका 17 बार फेल हुआ, यहाँ पर जब आए वो फर्स्ट राउंड में ही उनका हो गया? फर्स्ट बार में एक्टोपिक हुआ एंड देन दूसरे बार में फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया, तो मतलब ट्यूब में बच्चे ठहर गए थे तो उसको निकालना पड़ा। अच्छा। वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि डेफिनेटली एक्टोपिक नहीं कर सकते। एंड फिर दूसरे बार में किया तो फिर सक्सेसफुल रहा, सक्सेसफुल होकर के बेबी लेके गए बेबी हैं। हो गया, तो मतलब खुशी का ये ठिकाना नहीं औरंगाबाद के होगा। हैं, ये पेशेंट अच्छा। औरंगाबाद के, तो उनके भी शादी को 23 साल हो गए थे इनफैक्ट। अच्छा, 23 साल के और बाद। वो कम से कम 30-40 हजार रुपया खर्च, 30-40 लाख रुपया खर्च करके आए थे मेरे पास। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। हाँ। बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि उन्होंने हार नहीं मानी थी और वो इंदिरा आईवीएफ आए एंड देन फाइनली दे गॉट इट। तो सर जैसे खर्च की बात आपने की, तो इसमें आज के डेट में तो पटना में मेरे को लग रहा है 20-25 आईवीएफ सेंटर होंगे जी। सबका अलग अलग चार्जेस। कोई 20,000 में बच्चा करके दे रहा है, कोई 50,000 कर रहा है, कोई 2 लाख कर रहा है। तो इतना मार्केट में गैप प्राइस रेंज का क्यों है? और इंदिरा आईवीएफ का क्या है? आप मेरे को ये भी आज क्लियर बताइए कि अगर कोई हमारा पॉडकास्ट देख रहा है और उनको लगा कि उनको बच्चे चाहिए, लेकिन वो कंफ्यूज है, कोई मार्केट में 50,000 में ही कर दे रहा है, कोई 1 लाख में ही कर दे रहा है, कोई 2-2 लाख रुपए भी ले रहे हैं, तो इसमें इतना मार्केट गैप क्यों है? आपने आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक चीज आप समझिए कि आईवीएफ इज नॉट द ओनली ट्रीटमेंट, पहले से ये समझिए, मैं तो बाद में आऊंगा। कोई भी कपल अगर वो माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, उनको अगर सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, वो नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो बेस्ट अप्रोच ये होता है कि वो सबसे पहले पति पत्नी दोनों का कंप्लीट चेकअप करवाएं। ठीक है। ठीक है।
चेकअप के आधार पे हम ट्रीटमेंट में बताते हैं। और 3 तरीके का ट्रीटमेंट नॉर्मली होता है। एक होता है कि हम नेचुरल ट्राई करें, जिसको हम लोग बोलते हैं TI, टाइम इंटरकोर्स, जिसमें कि हम एक सही समय बताते हैं कपल को साथ में रहने का। अच्छा। इसका कोई कॉस्टिंग नहीं। चेकअप के बाद जो मुश्किल से जो दवाई खा रहे हैं आप, वही है। कुछ हम उनको टाइमिंग का बताते हैं, कब सर उनके साइकिल के अनुसार। बेसिक कंसल्टेशन चार्ज। हाँ, ठीक है। तो वो हो गया एक बेसिक, जिसमें कि कोई चेकअप के साथ आपका सक्सेस हो सकता है। उसके भी सक्सेस 10% है, अगर सही तरीके से किया जाए, है ना। हाँ। दूसरा होता है IUI, जिसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें हम अगर सब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, सब कुछ ठीक लगा, तो IUI इंडिकेटेड है, तो हस्बैंड के सैंपल को लेते हैं, उसको लैब में कुछ मॉडिफाई करते हैं और डायरेक्टली महिलाओं के गर्भाशय या यूट्रस में डालते हैं। इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। अच्छा। ये सेकंड, इसको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बोलते हैं हमेशा। अच्छा। ये ट्रीटमेंट किया। इन केस अगर इसमें भी सपोज कोई कपल 30 साल से कम है तो 3 से 4 बार कर सकते हैं। कोई कपल 30 साल से ऊपर है तो उसको 5 से 6 बार कर सकते हैं, जो रिसर्च बताते हैं, साइंटिस्ट जो बताते हैं। अगर उसमें सक्सेस नहीं हुआ, और कोई कपल डायरेक्टली है कि नहीं IVF इंडिकेटेड ही है, मतलब कोई कपल आए जिसमें कि ऐसा लगा कि IVF ही करना है, तो IVF में हम लोग खर्च जो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। डेफिनेटली मैं मान के चल रहा हूँ कि हॉस्पिटल का कॉस्ट, जो भी एक मिनिमम अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रखे हुए है, तो ऑन एवरेज 40 to 50,000 का आसपास का आपका अस्पताल का खर्चा होगा। वो 9 महीने का टोटल पीरियड बता रहे हैं। 9 महीने जब IVF कराते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर के पहले का मोटा मोटी 40 से 50 हजार का खर्चा किसी भी सेंटर में ऑन एवरेज अगर अच्छा हो, मतलब मैं एवरेज बोल रहा हूँ, इसमें सारे इक्विपमेंट्स हैं, तो 40 to 50,000 होता है। ठीक है। मेन जो खर्चा वेरी करता है वो करता है इंजेक्शंस में, गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस के क्वालिटी पे। अच्छा। तो आज से जब IVF शुरू हुई थी 1970s में, तो जो गोनाडोट्रोपिन्स मतलब होता है जो नेचुरल इंजेक्शंस हम देते हैं अंडे बनने के लिए। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने ये गोनाडोट्रोपिन्स जो है ना, वो मेनोपॉजल वुमेन, यानी कि जिस महिलाओं की माहवारी बंद हो जाती है, महीना बंद होता है, उनके यूरिन से बनाते थे। अच्छा। उसके यूरिन से FSH LH निकाला उसको, और उसको यूज करते थे IVF में। तो उसका कॉस्टिंग बहुत कम जाता है, इम्प्योरिटी ज्यादा होता है, साइड इफेक्ट ज्यादा होता है, तो वो बहुत 15 से 20 हजार रुपया का इंजेक्शन का टोटल कॉस्ट होता है 10-12 दिनों का। अच्छा, 12 दिन में जो भी इंजेक्शन लगेगा 20,000 में ही हो जाएगा। तो वो बहुत, बट उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। अच्छा। दैट विल हैव इम्पैक्ट ऑन सक्सेस, डेफिनेटली सक्सेस रेट उसके बहुत अच्छे नहीं होंगे। फिर साइंटिस्ट ने डेवलप किया हाईली प्यूरिफाइड। तो हाईली प्यूरिफाइड गोनाडोट्रोपिन्स आए, जिसको इसी जो गोनाडोट्रोपिन्स को जो मेनोपॉजल वुमेन से निकलता था, इसको बहुत प्यूरिफाई किया अच्छे से, उसको यूज करना शुरू किया। थोड़ा सा ये कॉस्ट बढ़ गया, सक्सेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बट स्टिल इट्स नॉट द 100%, क्योंकि साइड इफेक्ट बॉडी पे होगा, इम्प्योरिटीज रहती हैं। उसके बाद लेटेस्ट जो साइंटिस्ट ने डेवलप किया उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। आप लोग नाम सुनेंगे, रिकॉम्बिनेंट DNA, रिकॉम्बिनेंट FSH, उस तरह का। तो वो जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल अभी है, और इसका कॉस्टिंग अगर हम ऑन एवरेज देखें तो 75 to 80,000 के आसपास पड़ता है इंजेक्शन का खर्चा। अच्छा। अगर रिकॉम्बिनेंट यूज करेंगे। और फिर मैंने बताया हॉस्पिटल खर्चा 40 to 50,000। तो ऑन एवरेज 1.2 से 1.5 का खर्चा आइडियली एक IVF साइकिल में आता है, अगर आप सारा कुछ इक्विपमेंट रखे हो, प्लस अच्छे इंजेक्शंस, प्लस अच्छे तकनीक यूज करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखिए जब आप आते हैं तो आप सक्सेस डिपेंड करता है और टेक्नोलॉजी। IVF इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी तकनीक होगी उतना आपका सक्सेस का रेट बढ़ेगा, राइट। और जितना सक्सेस का रेट, एट द एंड ऑफ द डे कपल को चाहिए एक सक्सेस। तो बहुत बार क्या होता है कि कौन सी इंजेक्शंस का अगर हम कम क्वालिटी का करेंगे तो मेरा खर्चा कम हो जाएगा। देखिए भाई, ये बात मान के चलिए, कोई भी लोग हो, चाहे मैं बिजनेस करूं, आप करो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई लॉस में बिजनेस नहीं करता है, बेसिक है। यानी कि अगर वो कोई उतना में भी IVF कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ कमा रहे हैं, तो कोई उसका प्रोसेस होता है। इसलिए अगर हम अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, अच्छे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, अच्छे इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके सक्सेस रेट 75 to 80% के आसपास रहते हैं, हो सकते हैं। 80%। इंदिरा IVF में क्या चार्ज है सर? इंद्र, मैंने यही बताया आपको, जो मैंने बताया वो हम लोग 1.2 to 1.5 के हम बीच लोग में। बिलीव, हमारा साइकिल 1 लाख से शुरू होता है। उस 1 लाख के साइकिल में भी हम रिकॉम्बिनेंट FSH यूज करते हैं, प्लस एक जो हमारा
जो मानना है इंदिरा आईवीएफ का यूएसपी क्या है कि हम लोग बिलीव करते हैं कि अगर कोई कपल आए हैं तो उनको हम उनके एग से या उनके स्पर्म से ही माँ बाप बनाएं। हाँ। पहला क्योंकि हर एक अगर मुझे भी आईवीएफ करवाना है आज, मैं किसी सेंटर पे जा रहा हूँ और मुझे अगर बोला जाए कि नहीं आप डोनर ले लो तो मैं बोलूंगा नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि पहले मैं खुद से तो तकनीक वो होनी चाहिए। और वो तकनीक है अवेलेबल। अगर आपके किसी पुरुष के शरीर में 5 से 10 स्पर्म भी मिल रहे हैं या महिला के 2 से 3 अंडे भी मिल रहे हैं, तब भी आप खुद के एग या खुद के स्पर्म से माँ बाप बन सकते हो। ये तकनीक है अभी यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। हमारे पास है। और वो तकनीक से फायदा क्या होता है, उस तकनीक को हमने क्या किया है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1 लाख से आईवीएफ शुरू करते हैं, उसमें हम एक एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे और सपोज कि एम्ब्रियो फेल हो गया हो तो नेक्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर मात्र 10,000 में होगा। अच्छा, आप समझिए ये सीधे 90% ऑफ। यस, क्यों? क्योंकि उसके एम्ब्रियो बने हुए हैं, हमारे पास रखे हुए हैं। पहली बार मैंने एक एम्ब्रियो ट्रांसफर किया क्योंकि हमको सिंगल बेबी देना है, क्योंकि सिंगल बेबी से क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन महिलाओं में कम होता है। आप देखते होंगे कि ट्विंस बच्चे हो रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है। डेफिनेटली से इंडिकेटेड केस बट स्टिल प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रीफर करते हैं सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर, और अगर वो फेल हो भी गया तो नेक्स्ट इज ओनली 10,000 रुपीज। एक सिंपल आप समझ सकते हो एम्ब्रियो डालने में। तो सर एक बार में कितना एम्ब्रियो बनता है? देखिए डिपेंड्स, अगर हम इसरे गाइडलाइन जो यूरोपियन गाइडलाइन है उसके अनुसार अगर किसी महिलाओं के 16 अंडे निकलने हैं तो 2 से 3 एम्ब्रियो बनते हैं, लेकिन क्योंकि हम शरीर के बाहर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा सबके के साथ नहीं होता, ऑन एवरेज होता है। किसी के एक में से एक भी बन जाते हैं, किसी के 20 निकले वो भी नहीं बनते हैं। अच्छा। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है, प्रॉब्लम क्या है, फर्टिलिटी और सब कुछ है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं बोला ना, अगर प्रेगनेंसी एक कोई फैक्टर का होता तो 100% सक्सेस होता था, लेकिन इतने सारे चीजें जुड़े हुए हैं कि हर एक को मेंटेन करना, उसके साथ ले जाना। मतलब 1 लाख से आपका पैकेज स्टार्ट है। फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट नहीं सही रहा तो सेकंड टाइम वो 1 लाख नहीं देना होगा, 10,000 रुपए सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर, सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर में आपको 10,000 रुपए देना और अगर होगा। 2 करना है तो 50,000। सर जैसे आपने बताया कि 1 लाख से बिटवीन 1.5 लाख आपको का आईवीएफ ट्रीटमेंट का चार्जेस होता है, कॉस्टिंग होता है, जिसमें आपने अलग अलग प्रोसेसेस वगैरह बताया। तो ये प्रोसेस तो हम लोग बात किए, चलिए समझ में आया, लेकिन जो लेमन है जिसको कुछ जो दिखता है वही बिकता है, तो इसका हम लोग प्रॉपर्टी राउंड लेते हैं। अरे प्रॉपर्टी राउंड हम आपको दे देंगे डेफिनेटली, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट दिखता और बिकता नहीं है, हमको यहाँ बेचना नहीं है कुछ। व्हाट आई मीन टू से कि देखिए, अगर आप सही चीजों का इस्तेमाल और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करते हैं तो फिर आपको बस अपने और अपने टीम और तकनीक पर भरोसा होना चाहिए, लोगों का विश्वास होना चाहिए। लोगों का विश्वास है, अगर विश्वास नहीं होता तो पूरे भारत में हमारे 200 सेंटर हैं, एंड उस 200 सेंटर में के द्वारा 2 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। अच्छा, 200 सेंटर इंदिरा आईवीएफ के पूरे इंडिया में है। अच्छा। और उससे 2 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। अच्छा। तो ये विश्वास है। और एक सिंपलेट भाषा में सुनो कि अगर जितने भी बच्चे हो रहे होंगे 1 घंटे में, उस 1 घंटे में 2 बच्चे इंदिरा आईवीएफ के द्वारा हो रहे हैं। अच्छा, एक मतलब बेसिक टर्म में आपने सिंपल टर्म में बताया कि अभी जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं हर घंटे, उसमें हर घंटे के 2 बच्चे इंदिरा आईवीएफ के थ्रू हो रहे हैं नॉर्मली। तो ये तो बहुत तो ये अगर आईवीएफ का देखें तो उसमें स्टैटिस्टिक्स मुझे अच्छे से नहीं पता है, बट यस आईवीएफ के बच्चे 14-15 हो रहे होंगे 1 घंटे में। अच्छा। या थोड़ा सा ज्यादा हो रहे हैं, उसमें से 2 बच्चे इंदिरा आईवीएफ तो इस तरह से है। तो हम लोग प्रॉपर्टी शूट के लिए चले एकदम, चलिए। मैंने बताया ये हमारा मेडिकल रिकॉर्ड सेक्शन, तो यहीं पे सारा वेरिफिकेशन, यहाँ भी कंप्यूटर वेरिफिकेशन होता है, एमआरटी, और आपका कैमरा भी है ना, कैमरा और पूरा प्रिंट आउट आ जाएगा। तो आप देखते होंगे कि कंसेंट दिखाओगे, अब किसी पेशेंट का कंसेंट देखेंगे, ये सारा कंसेंट जो है पूरा प्रिंटेड है हिंदी में। अब सब जगह देखेंगे हाथ से लिखा रहेगा या प्रिंटेड नहीं रहेगा, यहाँ सब कुछ प्रिंटेड है, नेम वगैरह सब कुछ, पेशेंट का नाम और सब। तो ये क्या ना आपके ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देता है। एक एक चीज लिखा हुआ है, हाथ से लिखा हुआ हिंदी में, लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पढ़ने में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कर रहे हैं एक एक प्रोसीजर, इतना चीज यहाँ चेकलिस्ट है। अच्छा। ये सब कुछ एज पर कंप्लायंट सब चेक होना चाहिए आइडियली, अगर आप आईवीएफ जा रहे हो। और ये सारा चेकलिस्ट है, आपने किया नहीं किया, रिमार्क्स क्यों नहीं हुआ, हर एक चीज। तो ये बहुत जरूरी है सब चीज करना। तो अगर कोई भी पेशेंट का आप देखते होंगे ना कि अगर, और ये सारे पेशेंट के लिए होता है, सबके लिए। अच्छा। तो मेनली देखते होंगे आपका कोई प्रॉब्लम होता है कि नहीं, मेरा आपको पेशेंट आके बोलेगा मेरा डोनर कर दीजिए, डोनर सीमेन कर दीजिए, डोनर स्पर्म ले लीजिए, विदाउट देयर कंसेंट वी कैन नॉट डू। ओके, कंसेंट के लिए वो आपका एमआरटी वेरी इंपॉर्टेंट।
कंसेंटिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके अवार्ड शोज। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं, हम लोग एक नया जीवन, एक नया पेड़। अच्छा। तो बेसिकली ये इनिशिएटिव हम लोगों ने 2019 में शुरू किया था। ठीक है। इसका मेन पर्पस ये है कि जो भी बच्चे दुनिया में आ रहे हैं, जो भी प्रेग्नेंट लेडी हो रही हैं, हाँ। उनको हम एक पेड़ देते हैं। अच्छा। और उनको बोलते हैं कि आप जब बच्चे हो जाए तो उनके नाम पे इस पेड़ को लगाओ। ठीक है। ताकि उस बच्चे की देखभाल भी करो, ताकि उसे एक अच्छा इन्वायरमेंट भी हम दे पाए। तो बच्चे ही नहीं, बच्चे के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट भी होना बहुत जरूरी है। और ये हम इनिशिएटिव तो हमारे उस समय के स्पीकर थे विजय कुमार चौधरी सर, रामकृपाल यादव, बहुत सारे डिग्नेटरी, ये हमारे चेयरमैन अजय मुडिया सर हैं। अच्छा। तो सब लोग ये आए हुए थे, उसके अनुसार से हम लोगों ने अवार्ड बहुत आपको मिला हुआ, जैसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से लेके। ये जो ब्लड मिक्सर है, आप देखते होंगे कि ब्लड मिक्सिंग बहुत अच्छा होता है, ये करेगा, ये करके ऐसे ऐसे ये मिक्सिंग कर रहा है। मिक्सिंग कर रहा है तो ऑटोमेटिक, अगर हम इसको रख दिए तो ऑटोमेटिकली ये देख रहे हैं हर एक मिक्सर। ये बहुत छोटी चीज लग रही होगी आपको, बट इसका इम्पोर्टेंस जो है डायग्नोसिस में बहुत ज्यादा है कि प्रॉपर इसके फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स रिपोर्ट देने की संभावना इसका कम हो जाता है जब आपका प्रॉपर मिक्स रहेगा। तो एक्यूरेसी 100% पे आ जाता है, हाथ से मिलाने से ज्यादा अच्छा। प्लस माइनस 10% किसी भी लैब का वो प्लस माइनस 10% का रहता है रेंज, एंड आई थिंक दैट ऑल वी नीड टू मेंटेन। वो हमेशा कैलिब्रेशन वो जो रहता है प्लस माइनस 10% का होता है, वही सब कुछ होता है। हम लोग आपका हॉस्पिटल की तरह देखते होंगे कि यहाँ पे स्मेल वगैरह नहीं आ रहा होगा। हाँ, स्मेल नहीं तो बेसिकली क्या है ना कि हाँ कि यहाँ पे ना किसी भी कोई भी स्मेल वाला पदार्थ वार्ड या ओटी में यूज नहीं होना चाहिए, जो आपके गैमीट को, आपके एग स्पर्म को अफेक्ट करता है। तो इसका क्लीनिंग से लेके हर एक चीज वो एक स्पेशल केमिकल से ही होना चाहिए, और वो स्मेल ऑर्डरलेस होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑर्डरलेस ही रहता है सारा केमिकल, एकदम सब कुछ। वो हाईली थोड़ा सा कॉस्टली आता है, दैट शुड बी यूज्ड, क्योंकि आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आईवीएफ सेटअप का या किसी भी सेंटर में कि सक्सेस, सक्सेस उस पर डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे, है ना। तो इसलिए एससीआर को ये कोई गया है क्या पेशेंट? गया हुआ है ना? हाँ ठीक है। तो हम लोग का सीमेंट कलेक्शन रूम है, इधर डॉक्टर्स रूम, जो यहाँ के डॉक्टर्स बैठते हैं, है ना, उसके अनुसार हम लोग प्लान करते हैं पेशेंट से मिलना। अच्छा। ओटी के पहले वो सारा प्रोग्राम हम लोग यही। अच्छा, एक भी यहाँ पर रूम स्पेशल दिया हुआ ओटी से पहले, कुछ भी कंफ्यूजन हो या जो भी हो। हाँ, ओटी के पहले पेशेंट से बात, तो यहाँ के रूम जितने भी पेशेंट बाहर वेट कर रहे हैं, अगर उनसे मिलना है, देयर शुड बी प्राइवेसी। हाँ, तो हम लोग को इस रूम में मिलना। अच्छा, सर इनके लिए सर है यहाँ? यस, ओके। फोटो ले लेना बाबू। ये ओटी पूरा एक नॉर्मल एक मॉर्निंग आइए, ये हमारा एक मेजर ओटी हो गया, है ना। आ जाओ सब लोग आ जाओ। तो ये हमारा मेजर ओटी हो गया, जिसमें किसी पेशेंट का लेप्रोस्कोपी, हिस्टोस्कोपी, मायोमेक्टमी या कुछ भी करना, ये सारे टीम है हमारे में। हाँ, सब कुछ मतलब हर एक जो मेजर प्रोसीजर होगा ऑपरेशन वाला, वो काम यहाँ होगा। अच्छा, यहाँ पर होता है मेजर प्रोसीजर सारे। यस, जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं वो आपके इस रूम में हो गए। तो हमारे सारे टीम मेंबर्स हैं। अच्छा, ये सारे क्रू मेंबर्स। हाँ, तो अनिमेश सर हैं जो पेशेंट को एनेस्थेटिस्ट हैं, तो पेशेंट को बेहोश करने का, हाँ, पेशेंट को बेहोश करके उनको वापस लाने का काम इनका है। अच्छा, है ना। किशोर है जो, कितना है सर एनेस्थेसिया सक्सेस रेट 100% होना चाहिए। और किशोर है जो हमारे ओटी असिस्टेंट हैं। अच्छा जी, है ना। ये संदीप है हमारे ओटी असिस्टेंट। सत्येंद्र है हमारे साथ 11 साल से जुड़ा हुआ है। अच्छा, 11 साल से ये हमारे असिस्टेंट हैं। ये अभिजीत है जो 2 साल हुआ है, 3 साल के ऑलमोस्ट हो गया है अभिजीत का। तो ये हमारे टीम मेंबर्स हैं, और भी लोग हैं। किशोर भी हमारे साथ लग रहा है कि जब से हॉस्पिटल खुला है तब से है, साथ में है लगभग। यस, इसलिए एक हमारा एक यहाँ पे इम्यूनोजेनेटिक डिपार्टमेंट है। तो पेशेंट का इम्यूनोथेरेपी, जैसे किसी पेशेंट का अगर बार बार एबॉर्शन हो रहा है, प्रेगनेंसी होकर 9 महीना नहीं जा रहा है, आरपीएल बोलते हैं, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस और रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेल्योर, उस केस में मुंबई से हमारी टीम आती है, एंड वो पेशेंट का इम्यूनोथेरेपी करती है। तो ये लैब वहाँ है। हम लोग नॉर्मली इज क्लोज्ड इंटायर मंथ। अच्छा। 2 ही दिन खुलती हैं जब मैडम आती है तब। तो वो इम्यूनोथेरेपी लैब। ये हमारे हो गए प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव रूम। तो पेशेंट का जो
3 बेड है। तो पेशेंट जब वार्ड से आते हैं तो यहाँ पे रहते हैं, तो ऑब्जर्व प्री ऑपरेटिव जो पूरा ऑब्जर्वेशन में रहने के लिए ऑन एंड फिर प्रोसीजर होने के बाद भी जब तक वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं होते तक उनको वार्ड में शिफ्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए लगा प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव हमारे केयर जो है इसी रूम में होता है। सारे मॉनिटर्स वगैरह देख रहे हैं, कंटिन्यूसली मॉनिटर लगा हुआ है जो इनके सारे हेल्थ का जो रिकॉर्ड है और हम लोग ऑब्जर्वेशन इनके अंदर करते हैं, बीपी पल्स और बाकी सारी चीजें उसे हम लोग मॉनिटर करते हैं। ये हमारा एक और ओटी है ना, तो ये हमारे एक और ऑपरेशन थिएटर है। अच्छा। जो कि जिसको भी एक मतलब बोल सकते एक मेजर ओटी बोला। हाँ। बाकी इस ओटी में जो महिलाओं का एग निकालने की प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है। अच्छा, यहीं से होता है। हाँ, तो जो महिलाओं को जो आईवीएफ में डे 2 से माहवारी के दूसरे दिन से इंजेक्शन लगते हैं, बीच में स्कैन होते हैं, और जब उसके एग मैच्योर हो जाते हैं और जब पिकअप के लिए तैयार होते हैं ओसाइट पिकअप, तो हम लोग उसको बोलते हैं एग पिकअप या ओसाइट पिकअप। वो प्रोसीजर हमारा इसी रूम में यहाँ पे होता है। दैट्स ऑल ऑल्सो ये सब चीजें पूरा इक्विपमेंट है, एनेस्थीसिया सारा डिपार्टमेंट यहीं पे है। एंड ये जो रूम है वो कनेक्टेड है, वो हमेशा ये लैब से कनेक्टेड होता है। ओके। है ना, तो ये रूम लैब से कनेक्टेड है। इधर हो गया एम्ब्रोलॉजी लेबोरेटरी। तो एग जैसे यहाँ से निकला, एग निकलने के बाद है ना प्रक्रिया, एक बार इसको चालू कर सकती हो लाइट को, और एक कार्ड दे सकती हो, एक कार्ड। हाँ ठीक है। हाँ, तो जब भी कोई विषय मैंने बताया ना, आपने एक किस्सा सुनाया था कि सबके मिक्स हो जाते हैं। हाँ, जुड़वा बच्चे। हाँ। नहीं, जो बच्चे दो लोगों का स्पर्म मिक्स हो गया। हाँ। या 2 पेशेंट के अलग अलग डीएनए चले गए। हाँ। तो वो चीजें इसलिए नहीं होती है कि हर एक पेशेंट को, मैंने बताया था ना आरआई विटनेस कार्ड है। अच्छा। ये बताया था, तो एक कार्ड है ये आरआई विटनेस किसी पेशेंट का। तो ये टैग है, आरएफआईडी टैग है। तो जैसे ये कार्ड आप आइए यहाँ पे, तो ये जैसे कि किसी पेशेंट का कार्ड हुआ और ये टैब से कनेक्टेड है। ठीक है। तो जब भी कोई पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में आए, इधर आ जाइए आप, है ना, जब भी कोई पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में आए तो पेशेंट से हमारे स्टाफ कार्ड कलेक्ट करते हैं। ठीक है। और जैसे कार्ड कलेक्ट किया उन्होंने यहाँ पे चेक किया और इनका प्रोसेस जैसे उन्होंने दिया, यहाँ पे दिखेगा इसका नाम आ गया, मिस आंचल कुमारी। अब यहाँ पे भी आया है, तो यहाँ पे भी जो हम प्रक्रिया करेंगे उस प्रक्रिया में यहाँ पे एक टैग है। ये कोई डिश है, तो एक डिश ये आरएफआईडी टैग होता है। तो जिस भी डिश को रखेंगे उसको आरएफआईडी, मतलब इस पेशेंट का नहीं, नॉर्मल कोई टैग, कोई डिश है जिसमें कि हाँ फ्रीजिंग वगैरह सब यही पर सब कुछ। तो ये आपका एक लैब का प्रोसीजर हुआ। तो हाँ, तो अभी मैं आपको एक टैग दे रहा हूँ, जैसे ये जो टैग लगा हुआ है किसी से कनेक्टेड नहीं है पेशेंट से। अच्छा, राइट, ये टैग किया ही नहीं हुआ है। ओके, नया, तो हाँ फ्रेश है। तो जिस भी पेशेंट को हमने डिश रखा ना, तो मैंने ये डिश रखने की प्रक्रिया यहाँ पे रखा। ये देखिए पूछ रहा है अननोन है, तो अब मुझे क्या है, इस पेशेंट को मैं टैग करूंगा ये डिश को। तो जैसे मैं एसोसिएट करूंगा इस पेशेंट का, जैसे कि इस पेशेंट को मैंने इस पेशेंट से टैग कर दिया। हाँ। तो ये फिर क्या होगा, इससे एसोसिएटेड हो जाएगा। तुम इसको टैग कर सकते हो, फिर बाद में निकाल देना। ठीक है। तो इसे इस पेशेंट के नाम से मैं टैग कर रहा हूँ, तो एग कलेक्शन में से टैग किया, राइट। अब किस एम्ब्रोलॉजिस्ट ने किया है वो सारा प्रोसीजर है यहाँ पे, कि कौन आदमी प्रोसीजर कर रहा है, कौन सा। अच्छा, कौन सा एम्ब्रोलॉजिस्ट, डॉक्टर भी और एम्ब्रोलॉजिस्ट भी। तो इन्होंने नाम दिया, मेरा नाम हाँ यहाँ पे विटनेस में मैंने निवास। ठीक है। तो एक जब भी अगर कोई एक प्रोसीजर करेगा और एक विटनेस है, ओके, एक लोग पीछे खड़े होकर देखेंगे भी, तो दोनों का नाम यहाँ पे जाएगा। अच्छा, इसमें विटनेस भी लगता है। विटनेस भी जाएगा। तो दोनों हुआ। तो आप देखिए जैसे एक कलेक्शन डिश हुआ, अब देखिए एक कलेक्शन डिश पे जिनका नाम आ गया आंचल कुमारी, ये कार्ड आंचल कुमारी का है। अच्छा, वो कार्ड आंचल कुमारी का, थोड़ा निकालेंगे सर वो कार्ड। हाँ, एक बार देखेंगे। तो देखिए ये आंचल कुमारी का कार्ड है। हाँ, आंचल कुमारी लिखा हुआ है फुल पे। तो ये आंचल कुमारी का कार्ड पूरा मैप है। कहीं आपने ये डिश भी उनके साथ एसोसिएट कर दिया। मैंने मैच कर दिया। अब ये जहाँ अब ये यहाँ पे हो गया ना, अब इसको उठाओ। अब ये सपोज कि ये डिश इससे नाम से मैप हो गया। ये मैं किसी भी इक्विपमेंट पे रखूंगा, किसी का नाम, हाँ इन्हीं का नाम आएगा। जैसे क्या, ये मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ रखो एक बार, कोई बात नहीं, यहाँ रखो इसमें, वहां पे आइए आप। तो अच्छा, उस कैप को जिधर भी आप कहीं भी रखेंगे, है ना,
उसको फिर से फिर से उठा के उधर से रखो, उस तरफ से, उस तरफ। हाँ, वीडियो ले लो आप आ जाओ इधर। हाँ, हाँ, बैठ के करना, बैठ के। हाँ, बैठ के। तो आराम से, जैसे क्या वो टैग पेशेंट का मेरे किसी माइक्रोस्कोप पे रखाएगा, जहाँ पे प्रोसेस, जैसे मैंने इसका रखा, हाँ, देखिए तो पेशेंट का नाम क्या है, वहाँ पर ले लो। अच्छा, वहाँ आंचल कुमारी नाम आ गया, मतलब कहीं पे भी उस पेशेंट का ये डिश जो है उस पेशेंट के नाम से टैग है, तो जहाँ भी जाएगा उस पेशेंट का ही नाम टैग करेगा, हम कहीं पे भी जाएंगे तो इससे मिसमैच नहीं होगा। और ये इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मतलब मैं, और एक पीछे जो खड़े होके कर रहे हैं दैट इज मैनुअल। तो ये आप सारे कस्टमर्स को देते हो? हर एक पेशेंट को मिलता है, इसके बिना काम ही नहीं होगा। अच्छा, ऐसा कुछ अलग से चार्ज है या फिर नहीं, कुछ नहीं, इंक्लूडेड है। अच्छा, इंक्लूडेड है, फ्री में, इसमें कुछ नहीं है। और ये अगर सपोज मिसमैच, सपोज इसी पे मैं किसी और पेशेंट का भी रख दूंगा, है ना, तो वो मिसमैच दिखाएगा। जैसे कि कर सकते हैं, एक बार उसका लिख देना डेमोन्स्ट्रेशन में, दूसरा कार्ड में ले आते हैं। हाँ, कार्ड या एक कोई डीसी ले आओ ना, कोई भी पेशेंट का, किसी पेशेंट का डीसी। अब जैसे कि मैंने ये आंचल का रखा हुआ है, ठीक है, आप इसको रिकॉर्ड कीजिएगा इधर आके, बढ़िया से, ठीक है। सर का आना चाहिए फेस उनको। नहीं, मेरा नहीं भी जरूरी, प्रोसीजर हो जाएगा, है ना। कंप्लीट किया। नौ हमारे पास ये लैमिनार फ्लो है। लैमिनार फ्लो का खासियत क्या है और ये क्या क्या इक्विपमेंट में, नगमा हमारी सीनियर इम्ब्रोलॉजिस्ट हैं, उनको बुलाना चाहूँगा। अच्छा, नगमा, आप इसके बारे में अगर कुछ बता पाएंगे तो। और ये लैमिनार, सॉरी, हाँ, ये लैमिनार एयर फ्लो है। मेनली हम लोग इस पे हमारा जो मेन है वो हेपा फिल्टर इसमें मेंटेन होता है। सो हम लोग यहाँ पे गैमेट्स हैंडलिंग करते हैं। गैमेट मीन्स कि oocyte और स्पर्म, अंडाणु और शुक्राणु हैंडल करते हैं, एंड एम्ब्रियोज भी हैंडल करते हैं, मतलब भ्रूण। तो ये हमारा पूरा एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करता है, कंटामिनेशन से बचाता है, और डस्ट पार्टिकल्स जितने भी होते हैं, ऐसे तो पूरा लैब ही कंटामिनेशन फ्री होता है, जस्ट बिकॉज इसमें हेपा फिल्टर मेंटेन है, मतलब एडजस्टेड है। तो ये ना 99.97% माइक्रोन्स तक के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिल्टर्ड करता रहता है। तो दिस इज़ द मेन, एंड यहाँ पे हम इसको टेम्परेचर मेंटेन भी रखते हैं। मान लो आपके अगर हमारा oocyte है, जो कि हमने इस पर 37 इंक्यूबेटर पे 37 डिग्री सेल्सियस पे है, तो हमें यहाँ पे भी अगर गैमेट मिक्स करना है इक्सी प्रोसीजर के लिए, नेक्स्ट प्रोसीजर इक्सी होगा, तो हम यहाँ पे इसका टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखते हैं। और अगर हम फ्रीजिंग कर रहे हैं या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम इसका पूरा टेम्परेचर ही मेंटेन करते हैं, जो स्टेज पे भी अवेलेबल है। यहाँ से हम ऑफ भी कर सकते हैं टेम्परेचर, और यहाँ पे हमारा एक और मैनुअल होता है, वहाँ से भी हम, और नहीं तो फिर यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। इस सिंपल भाषा में इसका क्या काम है? ये सिंपल भाषा में इसका ये है कि हम लोग यहाँ पे अंडाणु एंड शुक्राणु या भ्रूण को हम लोग यहाँ पे प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए जब लाते हैं गैमेट मिक्सिंग, अच्छा, है ना, ताकि इसका टेम्परेचर कंटामिनेशन फ्री रहे, एसेप्टिकली सारा काम हो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। हम लोग प्रॉपर ग्लव्स मास्क लगा के काम करते हैं इस पे, और ऑलरेडी यहाँ पे फिल्टर्ड है, तो वो एयर प्योरीफाई होता रहता है। एग्जैक्टली, तो दोनों का मिक्सिंग का प्रोसेस यहाँ पर होता है। मतलब हस्बैंड और वाइफ को जो स्पर्म है और एग है, दोनों को एक डिश में लेना, उसके प्रोसीजर के बाद पूरा का प्रोसीजर इसके अंदर हैंडल हो रहा है। अच्छा। और हेपा फिल्टर मींस जो इसका बैक्टीरिया है, इसका माइक्रोन जो है वो 0.02 से भी कम है, है ना, तो इसके कारण से बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन डिश में नहीं जाना चाहिए। आपको एक आवाज जाती है कहीं भी नहीं, और ये फ्लो चल रहा है कंटिन्यूसली, एयर कंटिन्यूसली एक क्लीन एयर दे रहा है। इसमें 3 इंची छोड़ के काम करना होता है, और ये सब RI विटनेस सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग सिस्टम बोला था, उसका ही एक पार्ट है। तो क्या हो रहा है, सब में सेंसर्स हैं। इसमें पेशेंट को मिक्स करने के बाद वो हस्बैंड वाइफ का मैच होना चाहिए, वो हमको टैब पे दिखेगा, एंड देन विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली। एंड उसके बाद हम लोग इक्सी प्रोसीजर करते हैं। तो ये हो गया इक्सी, ये भी क्लोज वर्किंग चैम्बर है। आप अगर आप देखेंगे, ये ऑल्सो क्लोज वर्किंग चैम्बर, 37 डिग्री पे, 37 देखिए यहाँ लिखा हुआ 37। तो क्लोज वर्किंग चैम्बर का मैंने वही फायदा बताया कि इंक्यूबेटर से बाहर जब भी महिलाओं के शरीर में 37, उनको निकालने के बाद जब हम उसको चेक कर रहे हैं तब 37, और जब इंक्यूबेटर में रख रहे हैं 37, जब भी उनको हम बाहर निकालें इंक्यूबेटर से 5 दिनों तक उसको हम हैंडल कर रहे हैं क्लोज वर्किंग चैम्बर में। अच्छा, ताकि उसको माँ की, हाँ, कि वो बाहर है। यस, तो माँ के शरीर वाली तकनीक हम लोग इसको बोलते हैं। ओके, है ना, जो माँ के शरीर में तकनीक है वही तकनीक हम उसको लैब में प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा। और ये सबसे बहुत फायदा क्या होता है कि एम्ब्रियोज अच्छे बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी आपके एम्ब्रियो अच्छे बनेंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो यहाँ पर उसमें यही प्रोसेस होता है। ये तो इक्सी अभी हम लोग करेंगे, वहाँ पे प्रोसीजर चल रहा है इक्सी करने का। ठीक है। स्पर्म फ्रीजिंग सर एक टॉपिक था। हाँ, सीमेन प्रिपरेशन भी एक टॉपिक है ना।
तो एक स्पर्म प्रिपरेशन के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं ना, तो उसका क्या RI से दिखा सकती हो? हाँ। तुम पहले करो फिर देखते हैं। एक्सटरलाइज इन्वायरमेंट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। यस, तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, ये स्पर्म प्रिपरेशन एरिया है। मतलब जैसा कि IVF में 50% मेल 50% फीमेल, तो मेल के एग हमारे पास वहाँ पे आए, हमने वहाँ से एग को लिया और स्क्रीन करके उसको इनक्यूबेटर में रख दिया। सेम समय उनके हस्बैंड के सैंपल को लिया, और जो हस्बैंड के सैंपल को लिया उसमें भी मैंने बोला RI टैग रहता है। अच्छा, है ना। तो जो कंटेनर आप देख रहे हैं, एक सीमेंट कंटेनर हमने दिया है, ये भी इसमें टैग बनाया हुआ है ना। और इस टैग के अनुसार हम इसको पूरा हैंडल करेंगे। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया देखते हैं। ये टैग है लगा हुआ, है ना, सैंपल है। हम लोगों ने इसको असाइन कर दिया पेशेंट को, किस पेशेंट का वो कंटेनर है, और उसमें नाम लिखा हुआ है, और हमने उसको असाइन कर दिया। तो इसमें फिर से उसने असाइन बाय डॉक्टर, वो जो भी डॉक्टर कर रही हैं उनका नाम आ जाएगा। एंड देन उस पेशेंट का नाम देखते हैं, सुप्रिया, सीमेंट कंटेनर 1, ये सुप्रिया कुमारी, मतलब वाइफ के नाम से टैग किया है। अच्छा। हस्बैंड का सैंपल आया है, हस्बैंड का नाम है आई थिंक अंकित कुमार, है ना, अंकित कुमार। तो आप देख सकते हैं अंकित कुमार, सुप्रिया कुमारी का ये टैग बन गया। टैग मतलब टैग है, ये कंटेनर है, वो टैग। अब इसको प्रोसेस करेंगे, और ये यहाँ पे पूरा प्रिपरेशन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और जो ट्यूब है सब कुछ असाइन उसमें हो जाएगा उसके अनुसार। तो ये पूरा स्पर्म प्रिपरेशन करके हम लोग रख लेते हैं। तो स्पर्म प्रिपरेशन एक पार्ट हो गया, एग प्रिपरेशन अलग पार्ट हो गया, एंड फाइनली फिर उनको हमको मिलाने का प्रक्रिया आता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया आती है, जो मिक्सी प्रोसीजर से करेंगे। यस, तो ये हो गया। तो आपको ये वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट जो आप देख रहे हैं हर एक जगह, वो आपको दिख जाएगा। ये सब इंक्यूबेटर्स हैं सारे हमारे पास। मैक्सिमम जगह आप देखेंगे 1 या 2 3 इंक्यूबेटर होता है हमारे पास। जितने भी पेशेंट के हिसाब से अप्रोक्स 5 इंक्यूबेटर्स बेंच टॉप हो गए। आप लोग को आश्चर्य होंगे कि स्पर्म जो है ह्यूमन का सबसे छोटा सेल है। हाँ, अब इसको कैच करो ना ऊपर, हाँ, मैग्निफिकेशन बढ़ा दो। तो अब ये जो देखिए एक एक स्पर्म को ये कैच कर रहा है, राइट, है ना। नीडल में एक देख रहे हैं कि स्पर्म मूव कर रहा है। तो इसको क्या करेगा, सबसे पहले इसको इमोबिलाइज करना है। ओके, थोड़ा ऊपर लेके आओ, थोड़ा ऊपर। हाँ, इमोबिलाइज मतलब चूंकि वो मूव कर रहा है ना, तो मूव कर रहा है तो उसको उसी तरह स्पर्म में नहीं डाल सकता ना वो साइड में। अच्छा, तो इसको इमोटाइल किया, है ना। एक मतलब इमोटाइल बोले तो उसको मूवमेंट को कम कर दिया। अच्छा, मूवमेंट करके वो चल नहीं सकता, वो लाइव है, वो जिंदा है। अच्छा, ट्यूब में तेल को और उसको इंजेक्शन में ले लिया इसने। अच्छा, क्योंकि इसको इंजेक्शन उस साइड के अंदर डालना है। तो एक स्पर्म जो सबसे हेल्दी स्पर्म दिख रहा है, इसको मॉर्फोलॉजिकल नॉर्मल दिख रहा है, उसको इसने कैच कर लिया। अब इसी के लिए चले जाओ, शिफ्ट कर लो, एक ही लो, है ना। हम इसको कैचिंग बोलते हैं। और इस पूरे इसमें कैसे पता चलता है सर कि कौन सा सबसे हेल्दी है? ये उसका क्राइटेरिया है कि हेड का साइज क्या होना चाहिए, हेड का शेप क्या होना चाहिए, वो सारी चीजों को देखते हुए। तो एक उसने कैच किया, एंड अब उसको क्या करेगा, है ना, ये एग के ड्रॉप में जाएगा, है ना, जहाँ पे एग उनके रखे हुए हैं। तो ये जो आप 2 देख रहे हैं वो ये एग है। अच्छा, उसने एक अलग से लिया, वो तो एग और अंडा बोलते हैं इसको, है ना। भी करेगा ये। तो एक को फोकस करो, एक को नीचे कर लो, एक को नीचे कर लो, उसको नीचे करो, हाँ, और नीचे कर दो, हाँ, एक को हटाने दीजिए, एक ही रखिए। तो अब एक एग आप भी सेंटर में ले लो, सेंटर में ले लो, हाँ, बस ठीक है। तो ये है महिलाओं के एग हो गए। तो इसने क्या किया, आप देखिए, उसको लो, वीडियो लो, थोड़ा सेंटर करो और नीचे करो, हाँ, बस ठीक है। तो ये उसके एग हो गया। और ऊपर जो देख रहे हैं ना आप, एक पोलर बॉडी है, मतलब वो मैच्योर एग है, देख रहे हैं, छोटा सा गोला ऊपर। हाँ, तो वो हमेशा या तो 12 बजे होना चाहिए, ये वाला, हाँ, 12 बजे या 6 बजे, अच्छा, आइडली होना चाहिए। ओके, और बीच से ये अब इंजेक्ट करेगा। अच्छा, जहाँ 12 बजे पोजिशनिंग जो है होता है पोलर बॉडी का, तो 12 और 6 होना चाहिए, है ना। वो करके, एंड अब ये स्पर्म देख रहे हैं इसमें जा रहा है, और ऊपर से जाओ, हाँ, यस, ट्यूमरस को छोड़ते, यस। तो ये अब उसको इंजेक्ट कर रहा है स्पर्म को, है ना, ये गया। अब देखिए जर्की मूवमेंट आएगा, जर्की मूवमेंट आया, इसका मतलब उसका जो प्लाज्मा था उस साइड का, वो लेमा वो टूट गया, ब्रेक हो गया। अब स्पर्म को उसने डाला और निकल गया। ये प्रोसीजर कंप्लीट हुआ एक एग का। इस तरह से सपोज किसी महिलाओं के 10 एग हैं, तो 10
अच्छा 10 प्रोसेस करेंगे, जैसे इसमें 2 था। हाँ, तो अब ये 2 है, इस तरह से इस पेशेंट के जितने भी एग आए होंगे वो सबको वो करेगा, है ना। एक और देख रहे हैं कि एक और एग है, थोड़ा सा इसका शेप डिफरेंट है। तो हर एक महिलाओं का एग का थोड़ा क्वालिटी, उसका शेप डिफरेंट होगा। ये आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि सब अच्छा ही हो, है ना। और ये एक और स्पर्म का वो इंजेक्शन करा है। इसमें आप देखिएगा जो पोलर बॉडी है 6 o'clock पोजीशन पे है, और ये इसने एक्सी किया, जर्की मूवमेंट हुआ और स्पर्म को डाल दिया, राइट। तो ये इस तरह से इसके हर एक एग के अंदर एक एक स्पर्म डालना है जो हेल्दी होगा। एंड इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं इक्सी इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ओके, ठीक है, सबसे मेन प्रोसेस यही है। यस यस यस। और इसको करने के बाद ये इंक्यूबेटर में चला जाएगा, फिर 5 दिन तक वहीं पे रहना है। अच्छा, फिर 5 दिन के बाद एम्ब्रियो बन के उसमें चला जाना, राइट। एम्ब्रियो ट्रांसफर किए और पेशेंट यहीं से अपने रूम में बाहर चले गए, कैबिन में, कैबिन में चले गए, अपने यहाँ पे वार्ड एरिया में चले गए। ओके, राइट, इस तरह से वो वार्ड एरिया चले गए। अच्छा, तो यही प्रोसीजर है। तो ये कंप्लीट तो प्रोसीजर कंप्लीट या यही था। तो कंप्लीट प्रोसीजर क्या हुआ, पेशेंट आए, हमने उस रूम में एग निकाला, उसके बाद लैब में ट्रांसफर किया, लैब में उसके एम्ब्रियोज बने, बनने के बाद फ्रीज हो गया या एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रक्रिया हुई, तो लोड करके इस रूम में ट्रांसफर किया, 5वें दिन एम्ब्रियो ट्रांसफर किया और महिला यहाँ से निकल के वार्ड चली गई। और ये कितने दिन वार्ड में रहेंगे आप? आधा घंटा, मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद वो चल करके 5 मिनट बाहर चले जाएंगे। हम कभी भी बेड रेस्ट नहीं बोलते हैं। अच्छा, फिर नॉर्मलाइज, बेड रेस्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एकदम नॉर्मल लाइफ जिए, जो खाना पीना खाना है सब कुछ खाइए, कोई दिक्कत नहीं, घर चले जाइए। वाह, तो बहुत अच्छा चीज है। तो ये था आपका पूरा आईवीएफ का प्रिपरेशन, स्टेप बाय स्टेप कैसे आप करते हैं? तो प्रिपरेशन में ये 4th फ्लोर पे हमारे पेशेंट आए रिसेप्शन पे, सारा डायग्नोसिस हुआ, ट्रीटमेंट शुरू हुआ, पिकअप प्लान हुआ, उस साइड पिकअप हमारे इस ओटी में हुए, एम्ब्रियो बने, एम्ब्रियो ट्रांसफर किया और फिर वो घर चले गए। ये पूरा प्रोसेस आईवीएफ का। ओके, ठीक है, चलो हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरा प्रोसेस बताया। मतलब जिसको कोई नॉलेज नहीं है वो कैसे आए, अगर जो भी मतलब शर्माता है, जैसे आपने बताया था कि हाँ यहाँ पर तो मर्दानगी से लिया जाता है, शर्माता है, नहीं आता है, उसके लिए ये डिटेलिंग में बताना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक चीज मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा सभी लोगों को, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और इतने अच्छे से सबको समझा। और आई एम 100% श्योर कि जो इसके हमारे बताने के पहले का कॉन्सेप्ट और अभी के कॉन्सेप्ट में बहुत अंतर हो गया होगा जानने के बाद। क्योंकि जब कोई लोग नहीं जानते आईवीएफ प्रक्रिया के बारे में या ट्रीटमेंट के बारे में, तो उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियां या बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। बट हमको मानना है कि, या हमारा मानना है कि जब भी आपको सही डायग्नोसिस या सही इंफॉर्मेशन मिलता है तो उससे क्या होता है, बहुत सारी चीजें इजी हो जाती है। और अभी तक 1 करोड़ बच्चे इस तकनीक के द्वारा पैदा हो चुके हैं दुनिया में, समझ गए। और अगर मैं इंदिरा आईवीएफ की बात करूं तो 2 लाख तो हमारे द्वारा है। तो आपको सही सेंटर का चुनाव, उसके साथ साथ सही डॉक्टर का चुनाव, और सही टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट, क्योंकि समय टेक्नोलॉजी का है, बिल्कुल हर एक दिन टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, और जितनी अच्छी तकनीक हम लाते जाएंगे उतना अच्छा ही आपका रिजल्ट होगा। बिल्कुल, तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें, जब भी आपको ट्रीटमेंट का चुनाव करना हो तो जरूर करना चाहिए, ताकि ये बहुत बार इमोशनली लोगों से कनेक्टेड होता है बच्चा। तो और अगर आप माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं तो सिर्फ ये मैंने बार बार बोला है, सिर्फ व्यक्तिगत पति पत्नी का नहीं, परिवार, समाज और बहुत लोगों से जुड़ा हुआ। सही तो इसलिए उसके लिए सही दिशा में वैज्ञानिक ट्रीटमेंट की तरफ इलाज बढ़ाएंगे। नहीं, और ये वीडियो देख के भी बहुत लोग अब जो पहले असहजता था वो अब कम होगा, मेरे को 100% श्योर है। अवेयरनेस जितना आएगा, तो मैं तो ये बस यही कामना कर रहा हूँ कि